मूवी पुष्पा, एंड उसमें जो इतना दिखाया गया है दैट एक्चुअली हैपेंड. आप यहाँ तो रेड सैंडलवुड पाउडर फॉर्म में चला जाता था, या तो पानी में डाल दे के कुछ ना कुछ, ये तीनों जगहों से स्मगल होता था. हमसे 6-7-8 हज़ार करोड़ का माल इसने गायब किया होगा. एंड यू वोंट बिलीव, पुलिस सिस्टम का 100 करोड़ रुपया खर्चा हुआ उसको पकड़ने के लिए. क्या आपने पुष्पा मूवी देखी एंड उसके अंदर जो रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग के बारे में बताया है, तो क्या वो आज भी होती है? तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है. आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर सिद्धार्थ मनियार, हु इज द डायरेक्टर एट वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र. उनसे हमने जाना कि कैसे महाराष्ट्र में इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस है ट्री कटिंग को लेके, कैसे ट्री कटिंग एक इलीगल प्रैक्टिस है, और आज जो प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ से और कैसे प्लाईवुड प्रोक्योर कर रहे हैं. ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए भी है जो इंटीरियर डिज़ाइन फील्ड से है, आर्किटेक्ट्स है, और स्पेसिफिकली वो लोग हैं जो अपने घर में इंटीरियर कराना चाहते हैं और करा चुके हैं. एंड बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग द एपिसोड, आप जाके योर पर्सपेक्टिव क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे ये सारे एपिसोड्स के छोटे छोटे क्लिप्स अवेलेबल है कि आप जाके उनको स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जाके इजीली एंजॉय कर सके. अभी मैंने रिसेंटली अपना इंटीरियर करवाया. एक रिसेंटली घर अब मैंने बाई किया और उधर इंटीरियर करवाया. तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो मेरे मॉम थे या जो मेरे भाई थे, वो लोग लेमिनेट पे क्या कलर होना चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए, उस पर उन्होंने बहुत फोकस किया. ऐसा 3-3 दिन जाके बैठ रहे हैं तो भी एक चीज़ फाइनली हो रही है, एक छोटी सी चीज़ के लिए. बट जब प्लाईवुड का आया तो हाँ, टिकेगा ना, 10 साल टिकेगा, 70 वाला या 120 वाला या कोई ब्रांड का या कोई ऐसा टिक जाए 10 साल का, उसमें कुछ नहीं है कि दिन में 5 मिनट में फाइनल हो गया. जबकि हमारा पूरा फर्नीचर टिका होता है प्लाईवुड पे. लेमिनेट तो एक ऊपर का शो है. तो ये ऐसा क्यों होता है? आपकी इंडस्ट्री में है ये जैसा, तो इसके पीछे लोगों का क्या माइंडसेट रहता है? अगर कम शब्दों में इसको मैं बताऊं आपको, तो ऐसा है कि आप दाल चावल जब लेते हो, आपको दाल चावल पता है प्लेट में कॉमन ही होता है, दाल चावल तो रहने ही वाला है. आपको साइड में डेजर्ट कौन सा है, साइड में आपका सब्जी कौन सा है. आई यू गोइंग टू हैव अ चिकन टिक्का और मे बी शाही पनीर. दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इज. आई वुड जनरली से दैट इसमें बहुत लोगों का माइंडसेट है, क्योंकि कलर्स फैसिनेट करते हैं लोगों को. कलर्स बहुत फैसिनेट करते हैं. लैमिनेट के कलर्स होते हैं, वीनियर का फील होता है. ये जो चीज़ें हैं ना, ये दिख के आने वाली चीज़ें हैं. अगर दिख के आने वाली चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको पीछे की चीज़ क्या है, किसी भी डायरेक्टर को कभी भी कोई आदमी ज़्यादा देखता नहीं है. इट्स जस्ट द हीरो दैट इज़ प्लेइंग, राइट. तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज एनिमल मूवी इतनी अच्छी बन गई है और मे बी पुष्पा मूवी इतनी अच्छी बन गई है, तो उसके पीछे का रीज़न अल्लू अर्जुन या रणबीर कपूर से ज़्यादा उनके डायरेक्टर्स हैं. तो उस हिसाब से अगर सोचेंगे तो किसी भी फाउंडेशन को कभी कोई वीक नहीं होगा. आई जनरली रिकमेंड टू माई क्लाइंट्स ऑल्सो, और मे बी इन माई रिलेशंस, और आप लोग हो गए या कोई भी हो गया, आई वुड ऑलवेज से कि यार देखो, आप अपने फाउंडेशन पे ज़्यादा स्पेंड करो. उसके बाद जो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सबका जायका लो. गो फॉर चारकोल्स, गो फॉर वॉल पेपर्स, गो फॉर वीनियर्स, लैमिनेट यूज़ करो. आजकल सॉलिड सर्फेसेस आ गए हैं, उसके रिप्लेसमेंट आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करो. तो उसमें अपने घर का अपना एक अलग टच आता है. अब जहाँ तक कि आर्किटेक्ट का सवाल है, अगर इस चीज़ में वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है. अगर वो चाहे तो एक्चुअली उसको एजुकेशन तो इसी चीज़ की दी गई होती है कि दुनिया में इतने सारे मटेरियल हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, यूज़ दैट इन अ प्रोजेक्ट एंड गिव अ प्रॉपर बुफे, प्रॉपर एक थाली दे दो उसको, क्लाइंट को. वो बेचारा तो अपने हिसाब से कॉलेज में जब सीख के निकलता है तो वो तो उसके माइंडसेट वही रहता है कि आई वुड गिव माई बेस्ट ऑफ डिज़ाइंस, आई वुड गिव माई बेस्ट ऑफ अपील टू द प्रोजेक्ट, पर्सनल टच दूंगा. एंड वेन एवर द गेस्ट इज़ एंटरिंग टू अ क्लाइंट्स हाउस, वो अंदर जाते ही वो देखेगा कि यार क्या बात है, मतलब आर्किटेक्ट ने कुछ सोच के बनाए. बट सब ठस पड़ जाता है जब बजट की बात आती है. तो इसमें ये कहीं ना कहीं एक चीज़ आर्किटेक्ट को भी समझ के, क्योंकि उसको भी अपना बिजनेस करना है, ही हैज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑल्सो. आजकल का मार्केट ऐसा कॉम्पिटिटिव हो गया है कि उसको बेचारे को पर्सनल टच देने का मौका ही नहीं दे रहा है कोई. दिस इज़ वॉट इन द मेजर मार्केट इज़ हैपनिंग, कि नहीं मुझे यही चाहिए, मेरा काम क्या है, मुझे थोड़ी इतना चाहिए. बट जब किसी और के घर जाएंगे, अरे यार मेरे आर्किटेक्ट ने तो मुझे लूट लिया, मुझे ऐसा दिया, मुझे वैसा दिया. पर ऐसा नहीं होता है. आप उसको पहले मेरे हिसाब से अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि पहले तो आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर लगाओ अपने काम के लिए.
मैं कभी भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं अपने हिसाब से मेडिकल वाले के पास नहीं जाऊंगा कि मुझे मेरा खांसी हो गई है, आप मुझे मेडिसिन दे दो और वो दे देगा। तो वो तो काम चलाऊ काम चीज़ है ना, वो थोड़ी आपको कोई लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगी। एक प्रोफेशनल के पास आप कम क्यों जाते हो कि मुझे खांसी है, मुझे खांसी क्यों हो रही है, या मुझे बुखार है, मुझे बुखार क्यों हो रहा है। उसके पास आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू समथिंग, राइट। हो सकता है वो डॉक्टर अच्छा हो ना हो, दैट इज़ अनदर मैटर, वी आर नॉट गोइंग ओवर देयर। बट प्रैक्टिकली ये चीज़ है कि आप उसके पास जाओ, उससे समझो उसका कॉस्ट क्या है, डिज़ाइनिंग में क्या हेल्प होती है। आज वेडिंग के लिए आपको वेडिंग इवेंट मैनेजर आपको लगता है, पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। आज लोगों ने लेना अडाप्ट करना चालू क्यों किया, क्योंकि बैंड बाजा बारात बन गई। सिमिलरली आज हमारा झुकाव वुड पे नहीं है क्योंकि शायद इसके लिए कोई मूवी नहीं आई है। हो सकता है, मतलब मूवी नहीं आई इज इन सच एज सच कि इंटीरियर्स पे कोई फोकस मूवी नहीं आई है, ये हो सकता है। बट हाँ, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर से मूवी आती है। बट यही आप कोई मूवी में घर देखो, इट इज़ वेल फर्निश्ड, वेल इंटीरियर्ड, आर्किटेक्ट का डिज़ाइन उसमें शोकेस किया जाता है, अच्छे अच्छे लोकेशंस लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? सी, अकॉर्डिंग टू मी, आप जब एक घर बनाते हो ना, तो एक बेडरूम में आप रात को सिर्फ 8 से 10 घंटे सोते हो, और मे बी ऑन अ संडे जब हमारे को बिंज वॉच करना होता है और हम लोग सोए हुए होते हैं कि नहीं उठना आज, कोई काम नहीं है। बट मंडे टू सैटरडे हम लोग बाहर भी रहते हैं, द पीपल इन द हाउस, आर फैमिली, वो घर में रह रही होती है। उसके हिसाब से हमें घर बनाना चाहिए, उसके हिसाब से घर बनाना चाहिए, ना कि हमारे को रूम के साइज़ बड़े रखने चाहिए। मेरे हिसाब से, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि रूम का, घर का ड्राइंग रूम, हॉल, वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द मेजर टाइम दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड योर डे। राइट। वहाँ पे बैठे आप वो करने वाले हो, टाइम स्पेंड करने वाले हो, गेस्ट को वेलकम करने वाले हो। जो भी आपको घर के लिए, जब घर में आपको विजिट करता है, वो आपको जज वो तब हॉल से करेगा, ड्राइंग रूम से करेगा, ना कि आपके बेडरूम से क्या करेगा। वहाँ तक वो शायद जाएगा भी नहीं। हम लोग किसी को जाने भी नहीं देते हैं, प्रिवेसी का मैटर है। बट अल्टीमेटली अगर हमारा ड्राइंग रूम ही इतना अच्छा नहीं होगा तो हम लोग इसको कैसे आगे लेके जाएंगे ना। एंड वही है कि अगर आपका हॉल लाविश हो, ज़्यादा अच्छा हो, आपको भी टाइम स्पेंड करने का मन करेगा, यार जगह अच्छी है, कोजी है, मेरा मन लगता है। अ हाउस इज़ ऑल अबाउट मेडिटेशन। अगर आप घर में शांति से, लाइक इन अ पॉडकास्ट रूम वी आर सिटिंग राइट हियर, मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम कंफर्टेबल इनफ, तो मैं रहना चाहूँगा ना यहाँ पे। तो सिमिलरली अगर आप ये घर में ये इंटेंशन से घर बनाओगे ना, तो आप वो आर्किटेक्ट को, इंटीरियर डिज़ाइनर को फ्री हैंड दोगे कि यहाँ जी ये कीजिए मेरे लिए। बट उसके साथ साथ उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स भी बताइए, कि एग्जांपल कि मेरे वाइफ के अगर मेरे लहंगे हैं, या मेरे कुछ मेरे ब्लेजर्स हैं, या मेरे स्टडी रूम्स में मेरे बच्चों के कुछ ये हैं, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कीजिए उनको, ये मेरी ज़रूरतें हैं। वो उन्हें एक्सप्लेन करेंगे तो वो बेचारे डिज़ाइन अच्छे बना के देंगे, दे आर वेल इक्विप्ड विद दैट। ना कि उन्हें बोलिए कि बस मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अपनी चीज़ें थोपिए नहीं किसी के ऊपर। लेट देम डू देयर वर्क। 2-3 मीटिंग्स कीजिए उनके साथ, डिस्कशन कीजिए क्या ट्रेंड्स चल रहा है, उसके ऊपर बाद में ऐसा होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि मुझे जब घर बनाना होता है, मैं आता हूँ, घर बनाता हूँ, मैं बैठता हूँ और मैं आर्किटेक्ट के पास जाता हूँ, मुझे आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, मुझे ये बनाना है। हम लोग सीधा कंक्लूजन पे जा रहे हैं, फाउंडेशन पे नहीं जा रहे हैं। पहले आप उसको डिस्कस करो, ये मेरे घर का एरिया है, मेरे घर के हिसाब से। एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी बार्बर के शॉप में मैं हजाम पट्टी कराने जाऊँगा, समझो आई एम गोइंग फॉर हेयर कट। मैं उसको ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आज जो लेटेस्ट हेयर स्टाइल चल रहा है मुझे वो दे, मेरे फेस पे जो मैं अच्छे से कैरी कर सकूँगा कंफर्टेबली, मुझे वो हेयर कट दे। सिमिलर इज़ द जॉब ऑफ द आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर ऑल्सो। आप उसको भेजिए, उसको दिखाइए हमारा घर, अपना घर। उसके बाद उससे आप डिस्कस कीजिए इस बारे में कि ये मेरा घर है, मेरे घर के हिसाब से मेरे घर की रोशनी कितनी आ रही है, वेंटिलेशन कैसा है, उस चीज़ को, मतलब ये सारी चीज़ों पे फोकस करिए। आपको ऑटोमेटिकली आपको आपका फर्नीचर बहुत प्यारा लगेगा। आज पहले के ज़माने के जो वुड होते थे, वहाँ पे इतना वुड का काम क्यों होता था? क्योंकि पीपल यूज़ टू लव इट। अगर एग्जाम्पल में बात करूँ, हमारा कृषि प्रधान देश है, वहाँ पे आप किसी भी फार्मर के घर पे भी चले जाओ तो चारपाई भारतीय बैठक होती थी, एक बड़ी सी अलमीरा होती थी, और वो संदूक होते थे। ये सारे वुड में क्यों बनाते थे? क्योंकि वो बनाने के लिए तो लोखंड में भी बना सकते थे, पर क्यों बनाते थे? क्योंकि एक वुड में एक प्योरिटी है। हमारे वेद पुराणों में भी, पूजा में भी, हर जगह पे वुड यूज़ होता है प्योरिटी के लिए। और जो चीज़ अंदर प्योरिटी के अंदर ही पड़ी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली प्योर हो जाती है। हमारे यहाँ पे आज प्रॉब्लम ये हो गया है कि पीपल हैव स्टॉप्ड लविंग वुड। पीपल आर जस्ट गोइंग फॉर द फेम, मे बी फैंसी थिंग्स।
जो अच्छा दिखता है। जो अच्छा दिखता है वही बिकता है। बट एग्जाम्पल अगर आप ऐसा सोचोगे कि मुझे जो घर मैं बना रहा हूँ मुझे सालों साल चले, तो क्या हुआ उसको रिफर्बिश करना पड़े, लेबर महंगा पड़े, मटेरियल की कॉस्ट इतनी है सर, आपको सोने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे के जाएगी, ROI दे के जाएगी। नज़रिए की बात है सच में। आई विल टेल यू कि हमारा इंडिया, हिंदुस्तान हमारा इतना अच्छा देश है, नॉट बिकॉज कि यहाँ पे मौसम अच्छा है, ये सब चीज़ें हो डेफिनेटली अच्छी हैं, बट हम लोग रिसोर्सेज के माध्यम से बहुत रिच हैं आज भी। अंग्रेज़ों ने हमारे को कितना भी लूटा हो, मतलब कभी भी हम लोग कोहिनूर हीरे की बात करते हैं, हमारे को ये पता चलता है कि यार हमारे अंग्रेज़ों ने ऐसे लूटा, हमारे को टैक्सेशन लगाया, कुछ भी किया, हमारे से जो रिसोर्सेज चुरा के लेके गए ना, वो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी पूंजी गई है वहाँ पे, और उसका तो हिसाब भी नहीं लगा सकता कितने हज़ार करोड़ गए होंगे। वी आर स्टिल वेरी रिच एंड दैट्स द रीज़न। अभी भी रिसेंटली हमारे को कुछ ऑयल रिजर्व्स मिल गए, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। राइट। तो आपको पता भी नहीं है हमारे लिए भगवान ने मतलब हिंदुस्तान को क्या क्या दिया हुआ है, तो एक्सप्लोर करने की बात है। एंड घर बनाने के लिए आपको जब शादी करनी होती है और मे बी यू आर गोइंग ऑन अ टिंडर डेट, आप स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप करते हो ना, जस्ट बी काम। अगर आपको किसी घर में एक एवरेज 10 से 15 20 25 साल भी बिताते हैं, आजकल का टाइम भी ऐसा ही है। पहले हम लोगों को कहता था, हम लोग क्यों वो मेमोरी संभाल के रखते हैं कि यार हमारा घर था, हम यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ खेले, मेरे दादा ने यहाँ पे किया, ना दादी ने ऐसा किया था, ये ऐसा करता था। क्यों होता था? क्योंकि वो घर अरमानों से बनाया हुआ था। पहले आप थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो जाओ, आप कमर्शियल्स में जल्दी मत चले जाओ। आप ये मत चले जाओ कि आज के हिसाब से क्या है सर, जो एवरग्रीन लगे ना उसमें जाओ। आपको जो आज अच्छी लग रही हो सकता है ज़रूरी नहीं है कल अच्छी लगे। आज उस टाइम पे हो सकता है किशोर कुमार के गाने उस टाइम उनके यूथ को नहीं अच्छे लगे होंगे, बट आज वो एक हिस्टोरिकल चीज़ है अपने आप में। नो डाउट उस टाइम पे भी लोगों ने बहुत पसंद किया, बट वो आज तक मैं खुद सुनता हूँ कभी कभी काम डाउन करने के लिए अपने आप को। इट्स गुड। और उसी चीज़ को अगर आप वुड को देखेंगे ना, यू विल लव इट। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नेचुरल हिंदुस्तान में जो आपको मतलब इमोशनली आप अगर अपने आप को इन्वॉल्व करें, अंदर डालें उसके अंदर, तो आपको अच्छी ना लगे, ऐसा होगा ही नहीं। वुड इज़ नॉट गोल्ड बट इट इज़ नॉट लेस देन गोल्ड, एंड दिस इज़ माई आइडियोलॉजी व्हेन आई रिकमेंड सम वुड टू समबडी कि घर में ये लगाओ। तो जैसे अलग अलग टाइप के प्लाईवुड्स होते हैं, तो लाइक आज एक मार्केट में अगर मैं प्लाईवुड लेने जाऊँ, एक बेस रेंज जो रहता है प्लाईवुड का वो 75 रुपीज़ से आई थिंक चालू होता है। वो आगे बहुत आगे तक जा सकता है। तो एक कंज्यूमर को कौन सा प्लाईवुड बाय करना चाहिए? सर सबसे पहले तो कंज्यूमर को प्लाईवुड से ज़्यादा जिस चीज़ से जहाँ से वो ख़रीद रहा है उसको पहले देखना है कि वो क्या चीज़ें रखते हैं। मार्केट में घूमना है, कोई भी चीज़ कहीं पे भी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि मुझे, अब जब आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर के पास, यहाँ आप कोई शॉप पे जा रहे हो, उससे पहले तो आप सबसे पहले तो अपना अपना बजट तय कीजिए कि मेरा ये बजट है। आजकल तो हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ है कि हम लोग एक चीज़ के 4 जगह से नहीं, ऑनलाइन बैठे बैठे ही हम लोग अपना एक रेट निकाल सकते हैं कि हमारा ये मोटा मोटी बजट है। हम लोग जब बजट निकालते हैं तो हमारे एक माइंडसेट होना चाहिए, हमारे को उस टाइम पे ऐसा ना हो, क्योंकि प्लाईवुड की स्टेज आते आते क्या हो जाता है। एग्जांपल मैं बात करता हूँ, जब मैं घर लेने का सोचता हूँ, मैंने घर लिया, मैंने बुक किया, मैंने बुकिंग अमाउंट दिया और धीरे धीरे स्लैब वाइज वो घर तैयार हुआ, मैंने चाहे लोन किया हो या कुछ किया हो, मेरा EMI चलो व्हाटएवर। उसके बाद आती है बिल्डर की पेमेंट। अभी एक बात मैं आपको बता दूं, बिल्डर जब तक आपकी पेमेंट शायद हो सकता है 10,000 भी बाकी क्यों ना, आपको घर की चाबी नहीं मिलती सर। दिस इज़ अ मैटर ऑफ द फैक्ट, दिस इज़ अ हार्श ट्रूथ इन आवर इंडस्ट्री। बिल्डर चाहे वो दुनिया से क्रेडिट लेता हो, चाहे वो कुछ टर्म्स पे काम करता हो, दैट इज़ अनदर मैटर, बट एक कंज्यूमर को जब तक उसका ड्यू क्लियर नहीं होता तब तक उसको घर की चाबी नहीं मिलती, वो उसके अपने घर की। उसके बाद आता है आपका फर्नीचर का स्टेज, इलेक्ट्रिशियन कॉन्ट्रैक्टर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम का स्टेज आता है, ग्लास वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मुझे सिर्फ इतना एक समझाइए कि जब आप बिल्डर को सब पूरा कैश पेमेंट करके, उसके बाद हार्ड कैश या आपका जो भी ट्रांसफर्स, बैंक लोन वगैरह करके आप घर खरीदते हो, तो आप हमारे से ये उम्मीद क्यों करते हो कि आपको क्रेडिट पे मटेरियल हो? सबसे पहली बात, ये जो बुरी आदत होती है ना क्रेडिट लेने की, उसमें ही तकलीफ आती है। आप कैश पे खरीदो, चाहे कम खरीदो, जितना जितना आपको लग रहा है उतना खरीदो, बट आपकी क्वालिटी आपकी इंटैक्ट रहेगी। सर देखिए, कोई भी बिजनेस करने बैठा है यहाँ पे, हर कोई कहीं ना कहीं अपना चीज़ लेवल करेगा।
कोई भी चीज़ आप मार्केट से पता कीजिए, हैवी बार्गेनिंग्स मत कीजिए आजकल की तरह। और क्या होता है जब कहीं ना कहीं, मैंने ये भी चीज़ें, दो चीज़ें हैं। एक ये है कि कंज्यूमर एक चीज़ बजट पे निकलता है कि समझो एग्जांपल मेरा ₹1,00,000 बजट है, मैं इंटीरियर पे खर्चा करूँगा। वो बेचारा वो देता तो उसी हिसाब से है, बट वो बजट कब 2 हो जाता है, कभी 2.5 हो जाता है, पता ही नहीं चलता। पहले तो आप उस चीज़ से प्लाईवुड लेने से भी पहले इस चीज़ पे आइए कि भैया मुझे घर में बनाना क्या है, और बनाना है तो किससे बनाना है, कहाँ से बनाना है, कितना बनाना है। सर मेरे घर में तक मेरी स्पेसिफिकेशंस इतनी क्लियर थी कि मुझे ड्रॉअर के अंदर अंदर की साइज़ 6 इंची चाहिए, ना कि बाहर बाहर की। ये एक बात करने का तरीका है। आप अपने कारपेंटर से एमओयू बनवाइए, एग्रीमेंट बनवाइए, आर्किटेक्ट से एग्रीमेंट बनवाइए, ये सारी चीज़ें कीजिए, तभी आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि मेरा घर बन कैसे रहा है। एंड देन यू विल बी पर्सनली इन्वेस्टेड। ये करने के बाद आप डिसाइड कीजिए मटेरियल कहाँ से लेना है और कितने का लेना है और क्यों लेना है इतने का ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाए, आपकी नेगोशिएशन हो जाए, कारपेंटर को उसका काम देखिए, कारपेंटर का पहले कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है आपको उसका 3-4 काम देखिए तो सही। फ़ोटोज़ पे दिखा रहा है उस पर शायद हो सकता है जाइए, उस पर शायद नहीं जाइए, बट आप उससे सवाल जवाब कीजिए, भैया तुम वेस्टेज कितना करते हो, मेरे वेस्टेज बचे हुए प्लाई से तुम क्या बना के दोगे, मुझे वैल्यूएडेड सर्विस क्या दोगे। अगर तुम ऐसे उसकी छुट्टी कौन से दिन पे, कौन से हफ्ते पे वो छुट्टी लेने वाला है, वीकली कोई थर्सडे लेता है, कोई ट्यूसडे लेता है, हो सकता है कोई वेडनेसडे लेता है, अपने हिसाब से वो उससे पूछिए, एक टाइमलाइन बना के चलिए कि आप बताओ मेरे को क्या क्या लगेगा। फिर उसके जो रिकमेंडेशंस के ब्रांड है वो चेकआउट कीजिए, या अपने रिलेशन में जो है वो चेकआउट कीजिए। सर मैं यहाँ पर, हम लोग एक शर्ट भी ख़रीदने जाते हैं तो हम लोग स्टोर घूमते हैं पूरा, क्योंकि हमारे को अच्छा दिखना होता है। यहाँ पे हम लोग 20-25 साल की बात कर रहे हैं, मुझे उस घर में रहना है हमेशा। मुझे पता नहीं है ना मुझे घर चेंज करना है, और घर ऐसी चीज़ नहीं है कि हम बार बार चेंज करेंगे। जब भी आप बिल्डर से इतना फाइट मारते हो, नहीं मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तो आप फर्नीचर पे आके थक क्यों जाते हो। यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ। इक्विवेलेंटली आपको मोटिवेटेड रहना है इस चीज़ पे कि मुझे मेरा घर ऐसा बनाना है। हर चीज़ के लिए आपको हर स्टेज पे उसके साथ आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, उससे पर्सनली इन्वेस्टेड होना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बट वो जो 50 रुपए से लेके 300 रुपए का प्लाई है, तो उसमें इतना डिफरेंस क्यों है? उस पे आ रहा हूँ मैं तो क्या हो जाता है, वंस यू आर डन विद दिस, वंस यू आर डन ऑन द पेपर थिंग कि ये मेरा बजट है और ये मेरा कारपेंटर काम करेगा, ये मेरे डिज़ाइंस हैं, ये मेरा आर्किटेक्ट्स ने मेरे को डिज़ाइन दिया, मेरा घर ऐसा बनने वाला है, देन यू गो अहेड विद द मटेरियल थिंग। मटेरियल के बाद आप आज अभी आते हैं तो मटेरियल एक्चुअली एक आज वुड का दुर्भाग्य कह लीजिए, क्या कह लीजिए, मुझे समझ नहीं आता, बट हमारे वुड में पायरेसी बहुत होती है। पायरेसी, पायरेटेड बहुत चीज़ें आती है, जेन्यून ISI की चीज़ें नहीं आती हैं। ये चीज़ें नॉर्मली चलती रहती हैं, दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द मार्केट। तो एक अच्छी प्लाई आप लीजिए ना, अच्छा ISI वगैरह सब CML नंबर चेक करके लीजिए ना, उसमें क्या है, आप थिकनेस चेक कीजिए, अगर उसमें कहीं आपको वारंटी कौन कैसा दे रहा है, कोई रिप्लेसमेंट कोई कैसा दे रहा है, जेन्यून कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो कैसा दे रहा है। उसके बाद, क्योंकि अगर आप 25-50 में भी 60 रुपये वाली चीज़ लेंगे, उसमें जान कितनी है सर। वो प्लाई का वेट ही 28 to 30 kgs रहता है। 30 kgs में हम लोग आदमी गिर जाते तो वो तो प्लाई है, 30 kgs में कोई क्या देगा आपको। तो आप उससे भी ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए। वो 3-4 साल 5 साल टिक गया, बहुत बड़ी बात है वो। बट इक्विवेलेंटली अगर आपको सही में आपको घर में रहना है तो आप अपने इंटीरियर्स कितनी भी बार चेंज करा सकते हैं, बशर्ते आप एटलीस्ट मिनिमम 38 to 42 kgs का तो प्लाई लीजिए, जो वहाँ पे वो ड्यूरेबल हो, हैवी हो, जहाँ पे गैप नहीं हो, वहाँ पे मैं आपको उस वारंटी की सर्विस दे पाऊँ। कुछ अगर कुछ कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मैं आपको उसमें आपको सर्विस दे पाऊँ। सो नॉट गोइंग इनटू द क्वांटिटेटिव थिंग्स, बट प्राइस में कोई भी आपको वुड में आपको इतने बजट में कोई भी ढंग की चीज़ नहीं देगा। एंड अगेन देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज़ गोइंग, 18% इज़ ह्यूज। So this is where the customer is getting stuck. And if the taxation system is revived and the government policy is better, I think consumer would be able to purchase a better wood for his home. This is what I feel. बट लोग आजकल आइकिया से बहुत लेते हैं। सो मतलब वो रेडीमेड होता है, तो उसमें तो हम कोई चेक ही नहीं कर सकता ना प्लाईवुड कौन सा यूज़ हुआ है, कितने का यूज़ हुआ है, वाटर प्रूफ है नहीं है। जैसे रेडीमेड का आजकल ट्रेंड बहुत आ गया है,
people are trying to buy on the ready-made furniture. It's not called ready-made. It's a type of ready-made, but actually it's a modular furniture. And दूसरा IKEA, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ आपको. 1943 में this was this Sweden. This is a Swedish company, right? तो the owner is Krampard, Ivagnar Krampard, उनका नाम है ये. So this guy was a street smart chap, okay. Now अभी उसने 6 साल की उम्र से ही वो तिकड़मबाजी करके काम वाम करके कुछ ना कुछ बेचता था. ही वॉज इन टू ट्रेडिंग, कभी पेन्स और कभी वॉलेट्स, कभी कैप्स, समथिंग और द अदर. एंड नाउ वो करते 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 17 साल की उम्र में उसने सोचा कि मुझे ये काम करना है फर्नीचर का. तो व्हाट ही डिड वाज, उसने अपना समझो हिसाब किताब लगाया होगा कि ये फर्नीचर बनाता है वगैरह वगैरह. उनसे उसके फ़ोटोज़ वोटोज़ वो उस टाइम पे उसने बना के बढ़िया सा एक कैटलॉग बनवाया, प्रिंट करवाया. ही स्टार्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस. अभी वो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया. अभी लोग उसको ऑर्डर किसी बेसिस पे देंगे, क्योंकि इसके प्राइसेस इतने कम आ रहे थे. इसने देखा कि मार्जिन अच्छा है वगैरह वगैरह, और ये सारे जो डिज़ाइंस दे रहा था दिख भी अच्छे रहे थे, लग भी अच्छे थे, बट उसकी फील नहीं थी. सो दिस वॉज अ प्रॉब्लम. नाउ व्हाट ही डिड वॉज कि इसने फटाफट अपने एक स्टोर रूम, पता नहीं कुछ होगा उसका बैक एंड पे, कोई फ्रंटेज, कोई रोड फ्रंट जगह नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे उसने अपना काम शुरू किया और रेडीमेड फर्नीचर उसने वहाँ पे इंस्टॉल किया टू कस्टमर, फॉर द कस्टमर टू हैव अ फील अबाउट इट कि ये कैसा है, ड्यूरेबिलिटी कैसी होगी वगैरह वगैरह. एंड दिस अगेन टर्न इनटू अ ग्रेट हिट इन द यूरोपियन मार्केट. अभी ये कंपनी एक्चुअली IKEA आज एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. दे डोंट मैन्युफैक्चर फर्नीचर, ओके. Okay. They are a big marketing company with great logistic supports. तो वो बेसिकली ये क्या करते हैं, इनके तो पहले 3 एडवांटेजेस हैं. पहले ये हाईवे पे जगह खरीदते हैं, मतलब बड़ी जगह मिल जाती है विच इज़ 30-40% लेस देन द सिटी. वहाँ पे बड़ा सा आपको वेयर हाउस का फील आएगा कि आपको लगेगा कि मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से ख़रीद रहा हूँ. सो दे गिव यू दिस एक्सपीरियंस कि मैं तो जी बहुत सस्ता ख़रीद रहा हूँ. ठीक है. सेकेंड चीज़ ये होती है कि ये अपना एक अंदर आपको आते ही समझो आपको लार्ज स्पेसेस मिलती हैं. आपको जो डिस्प्ले सेंटर्स होते हैं वो आपको लगेगा कि मेरे घर का फर्नीचर बहुत बड़ा आ रहा है, बट प्रैक्टिकली वो ऐसा एक्सपीरियंस ही ऐसा देते हैं कि आपको लगेगा नहीं यार ये चीज़ तो मेरे घर पे बहुत अच्छी लगी. दिस इज़ हाउ दे वर्क. तीसरा उनका सबसे बड़ा जो ये एडवांटेज है कि ये करते हैं कि ऐसा वन वॉज दिस थिंग, सेकेंड वॉज दिस, एंड थर्ड वॉज कि हाँ, इफ़ आई रिमूव टाइम, एंड वो हाईवे पे है, बड़ी जगह है, इफ़ आई रिमूव टाइम एंड आई एम गोइंग देयर, तो मैं खाली हाथ कैसे आऊँ. ये कंज्यूमर की मेंटालिटी है. बेसिकली दे प्ले विद द कंज्यूमर साइकोलॉजी. अभी मैं कहीं इतना दूर जा रहा हूँ, इतनी बड़ी जगह जा रहा हूँ, अभी मैं मॉल भी जाता हूँ, तो मैं नॉर्मल कंज्यूमर साइकोलॉजी ये होती है कि यार मैं खाली हाथ क्यों कुछ ले जाता हूँ, ऐसा ही होता है. तो वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें भर भर के वो आपको इतना ल्यूक्रेटिव कर देते हैं कि यार कुछ तो ले लेता हूँ, कुछ तो ले लेता हूँ. और उस चक्कर में ये होता है. और जब आपको पता चलता है वो घर में आपको खुद हथौड़ा, ये स्क्रू ड्राइवर लेके आपको खुद उसको DIY करना है, तो आपका पूरे उसमें जान निकल जाती है. एंड वो कंज्यूमर अभी इतना फ्यूल भर के, इतना टाइम इन्वेस्ट करके, इतना बाहर जाके इतनी वैरायटी देखेगा और उसको वो कन्विंस हो जाता है. फिर दिस इज़ देयर एडवांटेज एंड दे आर प्लेइंग इट. बेसिकली उनकी जो डिज़ाइन टीम है वो बहुत अच्छी है. उनकी जो डिज़ाइन टीम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो डिज़ाइंस चल रहे हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वो डिज़ाइंस दे रहे हैं, विच इज़ गुड. हम लोग वहाँ, हमारी इंडस्ट्रीज वहाँ एक्चुअली अगर वो चीज़ हमारे कारपेंटर्स या हमारे जो लेबर्स होते हैं, ये चीज़ अगर थोड़ा उनका स्किल्ड लेबर ज़्यादा हो गया, अगर उनमें से थोड़ी सी और कला आ जाए, एंड पीपल ऑल्सो, यही मैं मॉल में जाके खरीदूंगा 1000 की चीज़ 1000 में लेंगे, कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं, जो प्राइस टैग लगाया वो देंगे. पर वही चीज़ है कि आप नॉर्मल एक लोकल शॉप से खरीदो जो शायद आपको एक्सपीरियंस अच्छा ना दे पाए, शायद आपको एक फ़ील ना दे पाए कि मैं एक अच्छी जगह पे ख़रीदने आया हूँ, बट उसकी चीज़ सच में अच्छी होगी, ड्यूरेबल होगी, टफ़ होगी, उससे नहीं लेंगे हम लोग. उससे उल्टा बार्गेन करेंगे, नहीं जी ये 15,000 का 20,000 का सोफ़ा है, नहीं जी ये 1200 लगाओ, 8 लगाओ, 9 लगाओ, ऐसा लगाओ, मेरे को डिलीवरी फ्री दे दो, मेरे को पहुँचा के दो. तो दिस इज़ बात करने के लिए कोई हो जाता है ना वहाँ पे, तो बात करनी है तो मतलब नेगोशिएशन तो करना है. फिर वहाँ पे किससे बात करके आप ये सोचिए कि अगर आप उसको, मतलब वो जितना प्राइस मांग रहा है, ठीक है, आप हंसम जो आपको बार्गेन ठीक लगता है, 20,000 की चीज़ यार 12,000 आप दो लोगे तो सामने वाला तो मतलब क्या ही धंधा करेगा ना. ठीक है, होता है, नो डाउट, कहीं कहीं ये भी होता है, बट इससे बेटर ये है कि आप उससे बोलो, इससे सर्विसेज उसी प्राइस में ऐड ऑन करा के लो. ये भी तो एक बार्गेनिंग का तरीका है ना.
आप जितना उससे रिलेशन बनाओगे तो वो भी आपको अच्छी चीज़ें बताएगा, गाइड करेगा ना। हर कोई, किसी को भी धंधा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग भी कारपेंटर्स को भी जब घर के लिए, इंटीरियर्स के लिए काम देते हैं, हम लोग उनको इतना सा बार्गेन कर लेते हैं ना, तो वो बेचारा लेबर आदमी वो काम छोड़ेगा कैसे? वो तो बोलेगा जी मैं तो काम लूँगा, और उसका पेट तो पापी है ही सबका, काम छोड़ता ही नहीं है, एक के बजाय 4 साइट ले लेता है। आप उसको जो उसके चार्जेस हैं उसको रीजनेबल, उसको जो मेहनताना मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। तो ये सारे जो करप्टिव प्रैक्टिसेस हैं, कमीशन प्रैक्टिसेस हैं, वो भी बंद हो जाएंगी। आप उससे क्लियर बात करो, मेरे माल में कोई कमीशन नहीं ले, आपको जो चाहिए मेरे से ले लो, मेरा काम अच्छा करो। और जेन्युइनली अगर उसमें कोई मटेरियल में प्रॉब्लम होगा ना, तो आपको जेन्युइनली आके बताएगा सर ये चीज़ ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। ना कि मेरे पे या किसी के भरोसे पे जाओ, ना कि क्रेडिट लो इस चीज़ में। ना आपने क्रेडिट लेना है, ना आपने कस्टमर का कारपेंटर से आपने क्लियर नेगोशिएशन करना है, ना आपको उसको आपको हैवी बार्गेनिंग करना है। ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखिए, आपका घर बहुत अच्छा बनेगा। यू बी वेरी क्लियर इन योर कमर्शियल्स एंड फाइनेंशियल्स अपार्ट फ्रॉम मेकिंग। तो इसमें अभी जैसे लोग आइकिया से आज शॉपिंग कर रहे हैं, आइकिया अलग अलग सिटीज़ में एक्सपांड कर रहा है, इसका फ्यूचर कैसा लगता है आपको कि इंडियन कस्टमर, हम पुराने टाइम से वुड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कस्टम चीज़ें बनवा रहे हैं, बट यूएस की तरह या अदर कंट्रीज़ की तरह क्या हम भी आइकिया की तरफ जाएंगे इतना? दिस इज़ इंडिया। यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन, हमारी ताकत भी है, हमारी कमज़ोरी भी है। यहाँ पे आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। इट्स एज सिंपल इज़ दैट। अगर आप डीजल गाड़ी चलाते हैं, डीजल गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो आपका रन कितना है, और अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो आपका रन कितना है। अगर आपका रन है, एग्जांपल जैसे मैं अभी किसी सिटी में जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी मिनिमलिस्टिक नीड्स हैं, मुझे स्लीक डिज़ाइन चाहिए, मुझे कोई आपको मतलब मेरी यूटिलिटी के हिसाब से चाहिए, मेरे यूज़ के हिसाब से चाहिए। आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ डिज़ाइन और मे बी अ लैविश थिंग और मे बी कस्टमाइजेशन। तो यू मे ऑप्ट फॉर आइकिया, दैट इज़ अनदर पार्ट। बट लेट मी टेल यू, आइकिया भी हमारे देश के लिए कुछ ज़्यादा भला नहीं कर रहा था। मनी इज़ गोइंग आउट। Maybe some of the people are getting benefit out of it, some population, but major of the population, I agree, हमारी wood industry is not organized, it is not semi-organized, it is more than unorganized and less than semi-organized. I agree to that, but that doesn't mean we are still a good 30,000 crore industry in this India country. So आई डोंट थिंक कि आइकिया के डिज़ाइंस भले अच्छे हों, दे माइट बी कॉपीड इन द मार्केट एंड बीन देन बी सोल्ड, दैट इज़ अनदर मैटर। बिकॉज हम लोग भी, मतलब हमारा हिंदुस्तानी भी कोई भी छोड़ेगा नहीं धंधा। दे आर वेरी गुड एट गिविंग टफ कॉम्पिटिशन। So I don't feel that, because people like you, people like me, people like, who understand the digital media, who understand today's time, they are upgrading themselves to such a level, to such a standard, or maybe whatever you call, whatever furniture industry or whatever furniture company that you call, that you it may be a world recognition. ऐसा नहीं है। सो इवन वी आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट। और मेरा माल अच्छा है, अगर मेरी डिज़ाइंस अच्छी है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, तो कस्टमर कहीं भी छोड़ के नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत तो हमने भी उनसे साइकोलॉजी से खेलना सीख लिया है। तो इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग द बेस्ट ऑफ द डिज़ाइंस, गिविंग what is actually going to be everlasting, not in the trend. I don't go by the trend. It is, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर मे बी इंग्लिश मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ अच्छी लगती हो, मुझे भी लगे, ज़रूरी नहीं है। इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम विलेजेस। मतलब एक तो मेरा दोस्त यहीं पे रहता है विलेज का, उसने बोला कि यार मुझे तो मतलब भारतीय बैठक ही चाहिए, कोई जिसको कि जैसे बोला है मुझे लकड़े का ही सोफ़ा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए डिज़ाइनर सोफ़ाज, या मेरे को नहीं चाहिए। तो इट इज़ अप टू यू। आपको घर में रहना है, आपको जो शांति प्रदान करे वो चीज़ कीजिए। यू मेक पीस विद इट, और जहाँ पे आपको पीस आ रहा है वो कीजिए। हाउस इज़ ऑलवेज योर पर्सनैलिटी, एंड IKEA or maybe another modular thing cannot define your personality, sir. It can give you a representation of the world, that how you should be. but आप क्या, आप वैसे हैं क्या? हो सकता है मैं आपको बोलूँ कि यू हैव टू जॉग फॉर अ डे, जॉग 10 किलोमीटर्स अ डे, बट वो आपके लिए सही है क्या? क्या वो आपको अच्छा लगता है क्या? लोग, क्योंकि जब दुनिया कर रही है बिकॉज ऑफ द डिज़ाइंस, वो जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं उसके लिए करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो आपको जो अच्छा लगे आप उसके साथ जाइए।
एंड ट्रस्ट मी, जो आपने आपके घर के लिए कस्टमाइज़ किया हुआ है वो आपके लिए ही बनाया गया है, एंड दैट विल बी द परफेक्ट फिट फॉर योर हाउस. बहुत सारी चीज़ें हुई है, IKEA के रिटर्न पॉलिसीज़ भी ख़राब हैं, एंड देयर आर मैनी थिंग्स. ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द सी हाउ दे प्ले. आई नो, आई टेल यू, वंस यू एंटर IKEA इट इज़ ऑलवेज इन अ मेज फॉर्म. आपको जब एंट्री मिलेगी ना तो आप एग्जिट पे ही बाहर निकलोगे, एंड राइट एट द एग्जिट आप इतनी सारी चीज़ों से गुजरे हुए हो, आपने कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा, एंड देयर इज़ अ हाई चांस यू माइट हैव ओवर स्पेंडेड. आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया होगा, बट आप जब भी एंड पे काउंटर पे पहुँचोगे देयर विल बी अ बेकरी, एंड वो बेकरी की स्मेल, आई मीन जो खुशबू महक होती है वो ऐसी होती है कि आदमी बोलता है कि मैं कुछ खा ही लेता हूँ. एंड वंस यू हैव दैट शुगर, वो सिनेमन बन उनका जो रहता है, एंड वट एवर बेकरी आइटम है, यू फील लाइक काम कि हाँ ठीक है, जो होता है अच्छा होता है, ठीक है ये ले लिया तो क्या होगा. सो दिस इज़ हाउ दे प्ले. गेट आउट ऑफ इट. यू बिल्डिंग अ होम. आपने जब लाइफ पार्टनर लेने में इतनी फ़ाइट मारी, एजुकेशन कॉलेज डिग्री में इतनी फ़ाइट मारी, थोड़ी सी फाइट और मारो. ट्रस्ट मी, मॉड्यूलर फर्निश्ड होम रादर देन आपकी जो पर्सनल इंटरेस्ट से बना हुआ होम, घर आपका, वो आपको वंडर्स कराएगा. मतलब आपको कहीं से कहीं लेके जाएगा, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव अ स्टोरी टू टेल. एज अ मैन्युफैक्चरर आप लाइक महाराष्ट्र में आपका प्लांट है राइट, जी, बट बिल्कुल. मैंने इतने प्लाईवुड के देखे भी नहीं है. और जब मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मैंने जहाँ से प्लाईवुड लिया तो भी उन्होंने बोला नॉर्थ साइड से आता है ये. तो मुझे वो चीज़ समझी नहीं, क्योंकि मैंने पहले सुना था कि शायद नॉर्थ साइड से आता है, बट मुझे पता चला कि आपका प्लांट महाराष्ट्र में है. इसके पीछे की एक स्टोरी है, आई विल टेल यू. वी बेसिकली बिलोंग फ्रॉम उल्लासनगर. मेरे ग्रैंड मदर के साइड से उनका बिजनेस था, मेरे मतलब ग्रैंड मदर की, वो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते थे. तो उल्लासनगर वाज द हब. अभी भिवंडी हो गया है, मे बी सब जगह पे आउटलेट्स हैं. हाईवे पे जाओगे बड़े बड़े आउटलेट्स हैं फर्नीचर के. पहले आपको बेड्स रेडीमेड मिलते थे, कबर्ड्स रेडीमेड मिलते थे, और दिस वाज द थिंग. अभी वन फाइन डे everything came into my grandmother's, and then my बड़े पापा श्री माधव दास मनियार, उनको सब लोग प्यार से और मधु मनियार बुलाते हैं. तो he and my father then supported him, and now we had this huge retail outlet in Ulhasnagar called as Sai Baba Furniture Mart, and this was the first business that we had, and we have already. ये दिस जर्नी इज़ एक्चुअली, मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही, जब पार्टीशन से आए थे पहले हम लोग हरिद्वार सेटल हुए, देन इवेंचुअली धीरे धीरे नीचे नीचे आते आते फिर उल्लासनगर में कैंप सेटअप हो गए, वहाँ पे हो गए. एंड अगर मेरे दादाजी श्री हरिराम मनियार ने बीड़ी की फैक्ट्री में काम करने से एज अ लेबर उन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू की. एंड मेरे ग्रैंड मदर के साइड वाले थोड़े वेल ऑफ थे, एंड दे वांटेड अस टू, यू नो, वो होता है टू बी हेल्पफुल फॉर द डॉटर, टू यू नो, थोड़ा सा कैसे बोलूँ, उनको उठा देना. तो वो चीज़ एक थी. एंड देन मैं बड़े पापा एंड पापा, मेरे दोनों ने, उन्होंने बहुत हेल्प, मतलब मदद की. उस हिसाब से मेरी ग्रैंड मदर को बहुत सपोर्ट किया. शी वॉज़ अ वेरी कैलकुलेटिव लेडी. उनको ब्याज की कैलकुलेशन, शी वॉज अ फोर्थ पास, एंड वेयर एज माई ग्रैंड फादर वॉज जस्ट अ फर्स्ट स्टैंडर्ड फेलियर. बट स्टिल दे वर वेरी, यू नो, एक एक रुपए का हिसाब रखना एंड वो सब चीज़ें. और उनका, मेरी ग्रैंड मदर यूज़ टू गेट अप डेली का रूटीन है, 3:30-4 बजे सुबह उठना. में हमारे सिंधी में फेमस डिश है डोडो और कोकी, वो मेरे ग्रैंडफादर के लिए बनती थी. चाय बनती थी, कपड़े धुलते थे, वो खुद अपने हाथ से धोती थी. एंड सबसे पहले हमारी मार्केट में दुकान खुलती थी 6:30-7 बजे. दैट वाज माय ग्रैंडफादर. वो उस चीज़ में बहुत पंचुअल थे. ही माइट नॉट बी अ ग्रेट बिजनेस मैन दैट माइंड, बट ये चीज़ में वो बहुत पंचुअल थे. एंड देन माय बड़े पापा, ही इज़ अ नॉर्मल बी कॉम ग्रेजुएट, एंड ही वॉज कीन इन टू, बिकॉज घर की जिम्मेदारी है और वगैरह. 3 बहनें और थी उनको, और टोटल ये 5 बच्चे थे. ही टोटली गॉट हिमसेल्फ इन टू द बिजनेस वाइल, मतलब दैट टाइम मेरे बड़े पापा बताते हैं कि ये आजकल जो बिज़नेस जो कोचेस होते हैं और ये हम लोग जो फीस भरते हैं वेबिनार्स की, एट दैट एज ही हैड पे 21,000 समथिंग इन मुंबई टू अटेंड अ वर्कशॉप just for 4 hours. He was that keen. And
माई फादर अगेन वॉज अ ग्रेट रिटेलर. वो एकदम, उनको आज भी मार्केट में बोलते हैं कि आपका जो नीचे कुर्सी पे क्या एडेसिव फेविकॉल कुछ लगा हुआ है क्या नीचे की, कुर्सी छोड़ते ही नहीं हो. बिकॉज ही यूज टू स्टार्ट फ्रॉम 9:30 टू गोइंग ऑन टिल 11. और हम सिंधियों में हमारे कोई टाइम पे होता ही नहीं, दुकान जल्दी टाइम पे बंद ही नहीं होती थी. सो दैट इज़ हाउ वी ग्रू. ये एक चीज़ मेन है. एंड देन सडनली कि मार्केट में तब 5 ही दुकानें होती थी, हमारा उसमें सबसे ज़्यादा. एंड माई ग्रैंड फादर बींग द ग्रेटेस्ट डिवोटी टू साईं बाबा, एंड एवरीथिंग वेंट ऑन विद दिस नेम. एंड उसके बाद फिर हमने स्कोप देखा कि होलसेल में इतना प्लाईवुड आ रहा है, हम लोग इतना प्लाईवुड काट रहे हैं, या हरियाणा से गाड़ी लेट आ रही है, इतना टाइम लग रहा है, फैक्ट्री की मगजमारियाँ वगैरह वगैरह परचेज में जो नॉर्मली होता है. तो दे फाउंड कि यार बहुत स्कोप है इसमें, व्हाई नॉट सेटअप अ इंडस्ट्री. एंड अगेन शिफ्टिंग टू हरियाणा और मे बी इन अनदर स्टेट इन गुजरात, और मे बी तब बंगाल का, आसाम का ज़्यादा अच्छा लगता था प्लाईवुड, तब उस टाइम पे वो ज़्यादा लगता था. तो शिफ्टिंग द फैमिली वॉज नॉट पॉसिबल. एंड प्लस वी हैड दिस, जब हमारे जहाँ हमारा फैक्ट्री अभी सेटअप हुआ है, वी हैड अ सब्सिडी, डी जोन की फैसिलिटीज़ थी, उस हिसाब से हमने ये फैक्ट्री यहाँ सेटअप की. तो उस टाइम पे इतना ये नहीं था. बट जैसे जैसे हमने, मेरा साईं बाबा वुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का जर्नी ऐसा है कि द कंपनी इज़ नॉट माई बेबी, इट्स माई पेरेंट्स इज़ बेबी, और मे बी माई फैमिली इज़ बेबी. साईं बाबा वुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इज़ मोर लाइक अ सिबलिंग टू मी. क्योंकि जिस ईयर में मैं बॉर्न हुआ उस ईयर में फैक्ट्री का काम शुरू हुआ. एंड देन फैक्ट्री स्टार्टेड देन सिंस 1995. टुडे आई एम 30 years old एंड द कंपनी इज़ स्टिल वर्किंग. सो दिस इज़ हाउ द जर्नी इज़. एंड इसका मेजर रीज़न यही था कि उल्लासनगर बीइंग द मेजर मार्केट, यहाँ पे हमारी कंजम्पशन इतनी थी, हमारे मार्केट की कंजम्पशन इतनी थी, तो व्हाई नॉट सेटअप अ इंडस्ट्री ओवर हियर वेर यू कैन हैव अ टेलर मेड प्लाईवुड एज पर योर रिक्वायरमेंट. 30 35 टन की, या 22 टन की, या 21 टन की, या 16 टन की गाड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं थी. 1 2 टन 3 टन जितना तुम्हारी खपत है उतने हिसाब से तुम प्लाईवुड हमारे से ले सकते हो. दिस वॉज द आइडिया बिहाइंड इट. एंड वी हैड आवर जर्नी. फैक्ट्री सर्वाइव करना महाराष्ट्र में एक अपने आप में, सी, एक इकोसिस्टम चाहिए, इकोलॉजिकल सिस्टम चाहिए, तो इसको चला सकते हैं, नहीं तो इट इज़ नॉट सिंपल इन टर्म्स. गुजरात की जब हम बात करते हैं, हरियाणा की, या बंगाल की भी, या हमारे साउथ इंडिया की, केरला की, कहीं ना कहीं की कैसा भी वुड हो भले, बट दे स्टिल हैव अ इकोसिस्टम बिल्ड अराउंड देम. तो वो इकोसिस्टम से बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती है. अ मैन्युफैक्चरर कैन सर्वाइव. वी हैड आवर जर्नी. एंड प्लस हमारे को ये था कि वी आर वेरी क्लोज टू बॉम्बे. वी हैव अ लार्ज मार्केट इन बॉम्बे. आज भी इतना बड़ा मार्केट है, उस टाइम पे भी हमें उतना ही बड़ा लगता था. तो उस टाइम पे यू वोंट बिलीव दिस, इंडस्ट्री सेटअप करने में, लैंड खरीदने में, शेड बनाने में, मशीनरी खरीदने में, वी ऑलमोस्ट हैड टू इन्वेस्ट 60 lakhs. एंड अगेन उसके पीछे भी एक कहानी है कि वी वर इन दिस प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, और जो मेरे बड़े पापा के जो इन लॉज थे, दे सडनली सोल्ड ऑफ देयर रेस्टोरेंट, एंड इवन दे केम इन देन. एंड दे जस्ट लाइक दैट वी आर सिटिंग इन अ पॉडकास्ट रूम, दे केम वन फाइन डे कि यार हमारे को रेस्टोरेंट बिजनेस में मज़ा नहीं आ रहा है, वी आर गेटिंग अ गुड वैल्यू अबाउट दिस शॉप, एंड वी आर ट्राइंग टू थिंक ऑफ समथिंग, साथ में कुछ करते हैं, आप बताइए आपका इंडस्ट्री अच्छा है. तो बड़े पापा ने बोला ठीक है, अगर तुम्हारे को साथ में करना है, कम एंड जॉइन हैंड्स. दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड. नाउ देर आर 2 families basically working together. Maybe we are Manyar and Sons, and then brothers, and then Mama Shrees. So this is how. And main फैक्ट्री तभी सर्वाइव करती है जब ओनर अंदर बैठा होता है, मेरे हिसाब से. बिकॉज ये एक जो मुझे सिखाया गया है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेट्स नॉट गो ओवर देयर. बट मैं तो एक छोटी इंडस्ट्री हूँ ना. मैं अपने आप को तो उस हिसाब से सोचूंगा कि मैं जहाँ पर भी मेरा गढ़ है वहाँ पे रोज़ जाके माल बनते हुए देखूँ, व्हाट आर द डे टू डे प्रॉब्लम्स. सो इट वाज कन्वीनियंट फॉर अस टू ट्रैवल ऑल्सो. उस हिसाब से वहाँ फैक्ट्री सेटअप की गई. प्लस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वर टेकन कंसिडर, क्योंकि हमारे को इतनी मार्जिन नहीं जितना ट्रांसपोर्टेशन जाता है. ट्रांसपोर्टेशन ह्यूज कॉस्ट. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. बट वो कौन से फैक्टर्स हैं, लाइक नॉर्थ में बन रहा है, साउथ में बन रहा है, पर महाराष्ट्र में वो इतना नहीं है, वो क्लाइमेट की वजह से है या फिर? सी पहले जब वुड कटता था, मतलब देयर यूज टू बी डिफॉरेस्टेशन, एंड मंडी बैठी रहती थी. जैसे
कांदा खरीदते हैं हम लोग, अनियन खरीदते हैं, पटेटो खरीदते हैं, उसकी मंडी होती है, किसान जाके सेंट्रलाइज वो रेगुलाइज्ड कुछ वो मार्केट बनती है, बोली लगती है, ऑक्शन होता है वगैरह वगैरह। हरियाणा कह लो या उत्तर प्रदेश कह लो, देर आर दिस मार्केट वेर आई एम अ फार्मर, दिस इज़ मोर ऑफ अ एग्रीवुड नाउ इट इज़ दैट वी यूज़। हम लोग इसकी खेती करते हैं, पॉपुलर कह लो, यूकेलिप्टस कह लो, उसकी खेती करते हैं। इसका रीज़न ये है, उसकी खेती ही क्यों करते हैं उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये फसल 3 साल में तैयार हो जाती है, इसकी हाइट बहुत अच्छी आती है, इसका पेड़ की हाइट करीब करीब 25 से 40 फुट हो जाती है, अच्छी हाइट पकड़ता है ये। सो दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट दैट इज़ यूज्ड, क्योंकि वो टाइम बचता है, वो ट्रांसपोर्टेशन बचता है, वहाँ पे हमारे को जल्दी पहुँचता है। एंड देन अगेन वो लॉग फॉर्म में उसको कट करके, उसको पीलिंग करके, जैसे हम लोग आलू छीलते हैं वैसे समझिए कि एक साइड से सीजर है, दूसरी साइड से रिवॉल्विंग सीजर है, आलू बीच में सेट हो गया है, कैंची सीजर सेट हो गई है, तो उसको वैसे उस थिकनेस में काट रही है, एंड दैट इट इज़ कमिंग इनटू द कोर विंगर कहते हैं हम उसको। दैट इज़ नॉर्मली 4x2, 4 फीट बाई 2 फीट। उसका कोर साइज़ में हम लोग 8x4 या 7x4, 6x4 वॉट एवर साइज इज़ रिक्वायर्ड, वो 3 जो 4-6 साइज़ चलते हैं हमारे नॉर्मल, उसमें हमारे कट होके वो असेंबल होके कंस्ट्रक्शन होके वो बनती है शीट। एंड अगेन देर आर सर्टन इंग्रेडिएंट्स लाइक एडहेसिव हो गया, ग्लू हो गया, फेस विनियर हो गया, स्टिचिंग होती है आजकल, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो वहाँ पे बनने का फैक्ट्री ज़्यादा ये है कि वहाँ पे किसान इस चीज़ की खेती करता है। वेर इन महाराष्ट्र में अब यही है कि हिंदुस्तान है, 28 स्टेट होंगे, मतलब इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं वगैरह वगैरह, कहीं किसी स्टेट का कानून कुछ और है, कहीं किसी के स्टेट का कानून कुछ और है। तो हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं कि हम लोग ज़्यादा उस वहाँ पे कर नहीं सकते कुछ, तो हमारे को पील्ड वुड लेना पड़ता है विच इज़ कोर विनियर। हमारे को डायरेक्ट लॉग परचेज करते नहीं होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द, सो बेसिकली वी आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्लाईवुड कमिंग इन फ्रॉम द कोर विनियर। हम कोर विनियर लेके हम उसको असेंबल करते हैं, वेर इन दीज फैक्ट्रीज वो उनकी पीलिंग करते हैं, वो वहाँ से ख़रीद के लेके आते हैं, मंडी बैठती है, लक्कड़ खरीदते हैं, विच इज़ जनरली कॉल्ड लक्कड़ मंडी। वो लक्कड़ मंडी से वो माल आता है फैक्ट्रियों में, वो जो भी सुबह जैसे हम लोग सब्ज़ी मंडी जाते हैं सुबह होलसेल मार्केट, बेचारे वो फैक्ट्री वाले या मे बी उनके जो भी मैनेजर्स होते होंगे या वॉट एवर द सिस्टम इज़, वो वहाँ पे वो ऑक्शन खरीदने के लिए वो जाते हैं सुबह के लिए, मंडी वैसे ही लगती है, एंड द रेस्ट ऑफ द सिस्टम इज़ हैपन। तो ये लीगल है वैसे? ऑफ कोर्स अभी गवर्नमेंट ने रेगुलाइज तो कुछ ना कुछ उनके स्टेट में तो किया ही हुआ है। सो मंडी बैठती है, वॉट एवर द ऑक्शन जितना लगता है आज का रेट डिसाइड होता है, उस हिसाब से काम आगे होता ही है। हाँ कहीं ना कहीं समझो इलीगल भी अभी जो झाड़ है कहीं किसी ने काट लिया, कोई रेगुलाइज्ड एरिया में नहीं है तो पता थोड़ी चलता है। दिस इज़ ऑल्सो, बट ये आजकल मुझे नहीं लगता कि इतना होता है जितना पहले होता था। अभी जैसे अभी हम लोग पुष्पा मूवी की बात करूं, अगर पुष्पा मूवी में जो दिखाया गया है कि वो जंगल में अंदर जाते हैं डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड कटिंग द ट्री लॉग्स एंड दैट इज़ अ रेड सैंडलवुड, एंड लेट मी टेल यू दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वुड प्रेजेंट इन इंडिया। वी आर द सेकेंड मोस्ट इन दिट, मतलब वर्ल्ड में अगर मैं बात करूँ दूसरे नंबर पे आता है रेड सैंडलवुड। चंदन की लकड़ी है बेसिकली। चंदन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सफ़ेद चंदन, एक होता है लाल चंदन। सफ़ेद चंदन अपने पूजा के काम में होता है एंड ठंडक पहुंचाता है और उसमें एक सुगंध होती है। अगर घर में अगर चंदन वो जो जो भी हमें आने मान्यता है दैट इज़ नॉर्मल, ओके। एंड दिस इज़ अगेन रेड सैंडलवुड, जिसको सैंडलर्स बोलते हैं, रेड सैंडलर्स इंग्लिश में। वो ये एक ख़ास प्रकार का जो लकड़ा है वो साउथ इंडियन रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। आंध्र प्रदेश इज़ द मेन हब जिसकी स्मगलिंग बहुत करता था वीरप्पन भी। तो ये जो पुष्पा मूवी में भी दिखाया गया है, दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बट येस आई वुड से कि 60% कहीं ना कहीं ये बात सच है कि स्मगलिंग बहुत होती है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में इसकी इसकी बहुत डिमांड है। एंड सबसे ज़्यादा डिमांड सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ की है, चाइना एंड जापान। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये लगता है, अगर इसका आप फर्नीचर बनाएंगे तो आई विल टेल यू इसकी 1 टन की कॉस्ट रेड सैंडलवुड की अराउंड 1 CR है, 1 CR। अगर अपने 3 BHK के घर की बात करूँ जहाँ पे 3-4-6 टन का माल लग जाएगा, तो आप मान के चलिए घर की जितनी कीमत नहीं होगी, अगर एक आम BHK 3 BHK 1 CR तक नासिक में मिलता होगा हमें, तो 6 करोड़ का तो समझो प्लाई लग जाएगा। तो उसकी ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है? सर प्रॉपर्टीज़ ऐसी है कि उसमें पहले तो ना सुगंध है ना दुर्गंध है, उसकी ना खुशबू है ना बदबू है, इट इज़ न्यूट्रल एंड इट इज़ हार्ड इन नेचर
कम्प्लीटली हार्ड, इट इज़ रेड. वो पानी में भी डालेंगे ना आप उसको तो पानी में वो गलेगा नहीं, बल्कि पानी उसका रंग ले लेगा. वो पानी की प्रॉपर्टी है, दैट इज़ अनदर पार्ट. बट पानी में डालती उसका रंग और गाढ़ा होता है. प्लस इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत है. इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ है इसके लिए क्योंकि आज हम लोग एलोपैथी के वक्त तरफ शिफ्ट हुए हैं. बट अगर आप चाइना को देखो, वो दुनिया को शायद वर्ल्ड की फैक्ट्री हो, बट खुद के तरीके उनके बहुत कंजर्वेटिव हैं. वो बहुत मतलब पुराने हिसाब से ही चलते हैं. आज भी वो लोग गर्म पानी पीते हैं वगैरह वगैरह. जो नॉर्मल सूप वगैरह वो जो बिना इसके खाते हैं खाना, वो जानवर कुछ भी खाते होंगे वो ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू मेडिसिनल वैल्यूज़ वो अपने मेडिसिन आयुर्वेदिक के हिसाब से यूज़ करते हैं. एंड ये अभी अभी मतलब 2-3 साल पहले की बात होगी. एक तो सैंटलिन होने के कारण ये डायबिटीज़ के क्योर के लिए भी यूज़ होता है. इसके लिए भी इसकी डिमांड बहुत होती है. इसके अलावा अभी आजकल पाया गया है कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड कि इट कैन बी अ ग्रेट क्योर फॉर ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो. सो आप बोल नहीं सकते, भगवान ने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बनाई है ना, उसकी कल्टिवेशन अभी अभी फाइनली जाके 2018 में this got regularized and the Ministry of Trade and Affairs Industry, Commerce and Industry, it gave the recognition to this wood because of the smuggling that is going to happen. वो उन्होंने दिया. इसके अलावा थोड़ा सा वो ब्लैक मार्केट में उसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई क्योंकि रेगुलराइज हुआ, लोग खरीद सकेंगे, उसका सिस्टम बनाया गया इसके वजह से. नहीं तो इफ़ आई स्पीक अबाउट दिस मूवी पुष्पा एंड उसमें जो इतना दिखाया गया है दैट एक्चुअली हैपेंड. आप यहाँ तो रेड सैंडलवुड पाउडर फॉर्म में चला जाता था, या तो पानी में डाल दे के कुछ ना कुछ, ये तीनों जगहों से स्मगल होता था. एयर, वाटर, लैंड, जहाँ से मिले वहाँ से स्मगल होता था. आप मानेंगे नहीं, वीरप्पन को पकड़ने के लिए जब ये स्मगल होता था, अभी भी स्मगलिंग कम नहीं हुई होगी, बट वीरप्पन के टाइम पे भी जब वो स्मगल करता होगा ये, आप मानेंगे नहीं, ऑन रिकॉर्ड उसने कुछ मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है कि आराम से 6-7-8 हज़ार करोड़ का माल इसने गायब किया होगा. एंड यू वोंट बिलीव, पुलिस सिस्टम का 100 करोड़ रुपया खर्चा हुआ उसको पकड़ने के लिए. उसके ऊपर इतना मतलब वो ही वॉज सो डेंजरस. यू वोंट बिलीव, उसने 2000 से ज़्यादा हाथी मारे होंगे उसके लिए, वो दांत उसका स्मगल करने के लिए. ही वॉज वेरी डेंजरस दैट टाइम. तो ये नॉर्मल जगह उगा नहीं सकता क्या कोई? ये काली मिट्टी, लाल मिट्टी कहीं पे भी उगा सकते हैं. एंड लेट मी टेल यू, रेड सैंडलवुड को सही हाइट 25 से 40-50 फुट हाइट पकड़ने के लिए यू वोंट बिलीव 23 साल लगते हैं एक फसल को. जब मैं 7 साल का था, आप जाके वो पेड़ रेडी होगा तो आप समझो कटेगा कब, उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है. क्योंकि इसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बन सकते हैं, इसमें फर्नीचर बन सकता है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं. अरे कॉस्मेटिक में यूज़ हो सकता है, कहाँ नहीं यूज़ हो सकता है. तो आप मान के चलो सोने से महंगा है सर. और ये तो कुछ नहीं है, इससे और एक महंगा वुड है, मैं बताता हूँ आपको. ये सैंडलवुड जो अपना रेड सैंडलवुड जो अपना लाल चंदन की बात हो रही है, इसमें इस वजह से अभी गवर्नमेंट को समझा कि इसको रेगुलराइज करना ज़रूरी है. एंड फार्मर्स आर शिफ्टिंग ऑन टू दिस कल्टिवेशन. बट जो हार्वेस्टिंग जो चीज़ें हैं, जो इसको जो सही लगी है वो 5% ही है. वी आर टू लेट. जो लकड़ा हमारे को चाहिए, जो लकड़ा हमारे को यू नो द क्वालिटी इज़ बेटर, और वो जो जगह का क्वालिटी, सॉइल का क्वालिटी जो चाहिए, दैट इज़ 5% ओनली. बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन इट. एंड आई गेस कि एग्री साइंस दे विल वर्क हैंड इन हैंड, एंड इसका भी एक ऑप्शन आ जाएगा. एंड आई मस्ट से इट इज़ नॉट लेस देन FD. मे बी अडानी का शेयर होगा, मे बी पता नहीं क्या, बट इट हैज़ अ ग्रेट वैल्यू. अगर आज भी किसान उसको लगाए, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट. अगर जहाँ तक अगर उसकी खेती करनी है ना, सिर्फ पानी ठहरा हुआ नहीं चाहिए, पानी ठहरना नहीं चाहिए वहाँ पे. अगर आपकी खेती में फ़्लो है, यहाँ पानी ठहरता है, तो वहाँ पे वो खेती नहीं होगी. पर ये है कि अगर इसकी खेती लगाई जाए तो फार्मर्स विल बी अ नेक्स्ट बिलियनर ओनली, क्योंकि डिमांड ही इतनी ज़्यादा है. तो यही है कि इसके लिए एजुकेट करना चाहिए. तो ये बिजनेस आइडिया लोगों को आता नहीं है, या फिर इसके और भी चैलेंजेस है, या जो लगाने का जो खर्चा है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट? एक तो रेगुलेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि चोरी तो होती है. अगर जिसने खेती की भी है ना, उसको 6-7 साल तक तो कुछ नहीं होता पौधे को, बट जब वो पेड़ बनने के लिए तैयार हो जाता है ना, पता नहीं चलेगा रात को कब गायब हो जाएगा. तो सिक्योरिटी तो रखनी पड़ती है. इवन इन आंध्र प्रदेश
आप जो ये जंगल हैं शेषाचलम जंगल, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी का कितना खर्चा करती है गवर्नमेंट, क्योंकि वो प्रिजर्व करना ज़रूरी है। कुदरत ने बनाया ही उस चीज़ों को ऐसे। और ये तो रेड सैंडलवुड है। चंदन की बात करूँ खाली वाइट सैंडलवुड की, तो वहाँ पे सांप बहुत आते हैं। दिस इज़ अगेन क्योंकि सांपों को ठंडी जगहें बहुत पसंद है, और वो पेड़ों, जब चंदन का पेड़ होगा आप लिपटे हुए देखोगे सांप। दिस इज़ अ फैक्ट। तो इससे महंगा वुड कौन सा है? आपके होश उड़ जाएंगे सुन के। दिस इज़ अफ्रीकन ब्लैकवुड। अंदाज़ा लगा पाओगे उसकी कॉस्ट क्या है? 1 टन की? 1 टन की, जैसे 1 टन की मैंने 1 करोड़ रुपए कॉस्ट बताई ना, 1.5 उसकी। करोड़? थोड़ा और, 5 करोड़? 7 to 9 करोड़। अगर मैं वो घर बनाऊंगा ना 3 BHK का, 28 करोड़ का खाली फर्नीचर का, प्लाईवुड का खर्चा होगा। ऐसा क्या है इसमें? प्रॉपर्टीज़, ब्लैक अफ्रीकन वुड वेस्टर्न कंट्रीज़ में फर्नीचर के दाम पे और कॉस्मेटिक्स में बहुत, मतलब लोग पागल हैं इसके पीछे। मैं बता रहा हूँ ना, लोग सोने के दीवाने होते हैं, कोई गाड़ियों का दीवाना होता है, कोई कोई वुड का दीवाना भी होता है, उसको ढूंढना पड़ता है। इसके ऊपर हो सकता है मूवीज़ थोड़ी कम बन रही है ना, इसके लिए पता नहीं चल रहा है हमारे को। नहीं तो जैसे बताते हैं पारसी बाबा इज़ लविंग द कार, और गुजराती को धंधा पसंद है, एग्जाम्पल। तो वैसे ही वुड के लिए बहुत, हाँ, तो ओवररेटेड है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ तो जैसे वॉचेज़ हैं, अगर आप एक 10,000, 20,000, 30,000 का कोई वॉच लेते हो, हाँ हाँ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका वैल्यू कम होता है। एग्जैक्टली। बट अगर आप अलग ब्रांड्स लेते हो, जो लग्जरी वॉचेस में अगर आप जाते हो, तो वो लग्जरी वॉचेस 5 साल के बाद वो एक तरीके का एक इन्वेस्टमेंट है, एग्जैक्टली। जिसका प्राइस बढ़ता है। तो सेम अगर मैं बोलूँ तो ये जो वुड्स हैं, रेड सैंडलवुड हो गया या ब्लैक अफ्रीकन वुड हो गया, तो इसका भी लाइक लोग पेंटिंग्स की तरह ऐसा रख सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। और अगर ये क्या लीगल भी है, क्योंकि वॉचेस आप रख सकते हो लीगली। अभी इंडिया में तो समझो ब्लैक अफ्रीकन वुड तो मिलेगा ही नहीं अपने को। बाकी मैं रेड सैंडलवुड की बात करूँ, 100% यू शुड इन्वेस्ट। इसका रिटर्न इतने परसेंटेज है कि आप लगा नहीं पाओगे। पर कोई इसमें इन्वेस्ट कैसे करे? फॉर एग्जांपल मैं एक कंज्यूमर हूँ आज, मैं फार्मर नहीं हूँ ना, मैं उगा सकता हूँ ना, मुझे नॉलेज है, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे आज जैसे किसी रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, तो मैं उनका शेयर ले लूँगा। सो इसमें मैं कैसे इन्वेस्ट करूँगा एज अ नॉर्मल देयर आर कंज्यूमर? इंस्टीट्यूट्स, देयर आर सर्टन पीपल हु आर एजुकेटिंग, क्योंकि उनकी खुद की खेती लगी हुई है। आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट ऑल्सो इफ़ यू वांट। दे आर रेडी टू इनवाइट, कि हम लोगों को सिखाएंगे भी आप खेती कैसे करिए, और आप कीजिए आगे खेती, क्योंकि इसकी खेती होनी चाहिए। और जो आज को एग्री वुड जो बन रहा है, जो मैन मेड हम लोग वुड बना रहे हैं सर, उसकी कोई वेटेज ही नहीं है। और उससे आप, ठीक है, अपना घर तो बना लोगे, मतलब ठीक है, दिस इज़ ऑल अगेन कमर्शलाइज्ड। बट एक्चुअली जो रेड सैंडलवुड है, जो नेचुरली हमारे को धरोहर जो हमारी नेचर से हमारे को मिली हुई है, वी नीड टू प्रिजर्व दैट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई ये चीज़, मतलब ठीक है, उसके लिए रिसोर्सेज कम है। पीपल हैव टू कम इन फ्रंट एंड डू इट। गवर्नमेंट को इसके बारे में बात करनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आई लव वुड। मेरे को मेरे फ्रेंड्स कभी कभी हंसी मजाक में बोलते हैं, तेरा बस चलेगा तो तू टॉयलेट सीट भी वुड भी बनाएगा। और पहले ज़माने में होती भी थी। पर ये सोना है, और सोने से कम भी नहीं है, सोने से ज़्यादा ही महंगा है। आप जितना उस पर स्टडी करो उतना कम है सर। वुड की एक एक कण उसका यूज़ होता है, एक भी चीज़ वेस्टेज नहीं होती है। दैट इज़ द रियल वुड आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक रेड सैंडलवुड हो गया। एंड लेट्स सी अभी पुष्पा 2 में क्या आता है, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू डिबेट ऑन और टू हैव अ कॉन्वर्जेसन ऑन। यहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश में कह लो या सदर्न रीजन्स में कह लो, आपको अंदाज़ा भी नहीं है 2021 में देर वर 2019 में, मे बी 19 or 21, आई एम नॉट वेरी श्योर, 117 रजिस्टर्ड केसेस वर देयर अबाउट द स्मगलिंग। ओके, स्मगलिंग होती है 117 केस, खाली हमारे जो सामने आए, जो हमारे सामने है, हमारे को तो मालूम ही नहीं है। आपको मालूम है कितने लोग अरेस्ट हुए 117 केसेस में? अंदाज़ा लगा सकते हो? 500? एक भी नहीं। नहीं, थोड़ा अरेस्ट तो हुआ है, मैं बोल तो रहा हूँ अरेस्ट हुए हैं, ऐसा नहीं बोलो अरेस्ट ही नहीं हुए, अरेस्ट हुए हैं। अबाउट 19,854 पीपल वर अरेस्टेड। अब पता नहीं कितने बिग प्लेयर्स तो निकल भी गए। ये सब जो वो हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे। इसके अलावा वैल्यूएशन जानना चाहोगे कितना का पकड़ा है? 501 करोड़ का। दिस इज़ ओनली 51 टन्स। 580 करोड़ का, सॉरी,
51 tons. 51 tons. And the value is huge. 51 टन्स क्या एक ट्रक में आ जाएगा? 2 ट्रक, बड़े बड़े ट्रेलर. Huge. Crazy amount. तो ये स्मगलिंग करते कैसे थे? लाइक इतना इजी थोड़ी ना है, इतने बड़े. फॉरेस्ट ऑफिशियल्स मिले हुए होते हैं, पुलिस मैनेज की हुई होती है, माफियाज होते हैं, उसके बाद पॉलिटिशियंस आ जाते हैं क्योंकि उनको भी तो मार्जिन चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, कस्टम्स ऑफिसर्स आ जाते हैं. बहुत बड़ा रैकेट है ना. और जितना गवर्नमेंट इसको रेगुलाइज करेगी ना सर, वुड कटेगा, आज नहीं तो कल कटेगा. बट इसके बजाय हम लोग ये सोचें कि हमारे खर्चे घटाएं, हम लोग ये ना सोचें कि हम अपनी कमाई बढ़ाएं. ये कोई ऑप्शन नहीं है, वुड कटेगा ही नहीं. हमारे को ये सोचना चाहिए वुड कट तो रहा है, बट इसको प्रिजर्व करते करते इसी वुड को हम लोग और इसको हार्वेस्ट कैसे करें, इसको कल्टीवेशन में कैसे लाएं. दिस इज़ द मेन क्वेश्चन. बिकॉज ये मतलब एक तो इकोनॉमिकल बेनिफिट तो है ही, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करेगा ही करेगा, प्लस जो हम लोग को हमारे जो इतने कॉन्क्रीट जंगल बन रहे हैं हमारे आसपास, हम लोग उनको भी तो इतना पैसा मिलेगा, करोड़ों रुपए पेड़ लगाने का, तो कोई क्यों नहीं लगाएगा बताओ. ये सिर्फ पेशेंस की बात है. इसके बारे में बात करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और आगे आना चाहिए कि इसके लिए रेगुलाइज कैसे करें, इसमें हम लोग सब्सिडीज़ कैसे दें, या मे बी एजुकेट कैसे करें लोगों को, या एजुकेशन जिस विलेजेस को होंगी, जो किसान है वो उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज, वो हम लोग तक कहाँ पहुँचे, इसकी बहुत नीड है. और मुझे तो ये लगता है कि जैसे हम SUPW बोलते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं स्कूल में, कि पेड़ लगाना सिखाना चाहिए. मेरे हिसाब से तो उनको ये भी सिखाना चाहिए पेड़ से बनता क्या क्या है, पेड़ क्यों ज़रूरी है, पेड़ लगाना ज़रूरी है. हम लोग ये बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि रात को सो ज़रूरी, पर अगर आप टाइम पे सोने से उसके क्या बेनिफिट्स है लोगों को बताओगे नहीं, स्टूडेंट्स को बताओगे नहीं, तो उनको समझेगा कैसे. इससे बेटर है कि उनको ये बताइए पेड़ ये काम कर सकता है, इसलिए ये पेड़ लगाना ज़रूरी है. तो अगर वो बच्चा या आर्किटेक्ट बन जाएगा, या इंटीरियर डिज़ाइनर, और मे बी इंजीनियर, कुछ भी बनेगा, उसको मालूम रहेगा ये पेड़ लगाऊंगा तो मेरा ये प्रोजेक्ट में उसको काम आएगा, तो वो क्यों नहीं ध्यान देगा. इट्स ऑल अबाउट ओपनिंग द माइंड्स. हम लोग इतने कमर्शियलाइज हो गए हैं, बेचारों के क्रिएटिव माइंड्स ही हमने उसमें कमर्शियल में कैलकुलेटर बना के नंबर्स में डाल दिए. रादर देन उनके बारे में अगर उनको ये पता होगा तो विल डू वंडर्स. तो ये जैसे आर्किटेक्ट्स है, तो डू यू थिंक ये आर्किटेक्ट्स को भी बेस नॉलेज होना चाहिए? लाइक दे शुड विजिट फैक्ट्रीज, एंड वहाँ पे फैक्ट्रीज में विजिट करके दे शुड गेन मोर नॉलेज कि हम जो रिकमेंड कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या होना चाहिए. सर एक्चुअली कहीं ना कहीं जब भी मैं जिन आर्किटेक्ट से मिलता हूँ, जब मैं उनको बोलता हूँ आई एम अ मैन्युफैक्चरर सर, एंड वी मैन्युफैक्चर कैलिब्रेटेड नॉन कैलिब्रेटेड प्लाईवुड, वी डू मैन्युफैक्चर मैट प्लाईवुड, वी मेक रेड कोर. आर 18 mm, अगर उसका वेट भी बात करूँ तो इट इज़ अप टू 42 kgs. We do import wood or core veneer also. We have imported variety also. They are very impressed with the thing that we will visit a plant, and we do have certain activities lined up for them, and we keep on doing them as on our time and time. But मुझे ऐसा लगता है आर्किटेक्ट से ज़्यादा we should invite students, क्योंकि आर्किटेक्ट एस्टैब्लिश्ड है, उसने कभी कोई इंडस्ट्री देखी होगी, उसके लिए कोई एक्टिविटी हुई होगी, वो जाते रहे होंगे, बट दैट इज़ मोर काइंड ऑफ अ को करिकुलर एक्टिविटी. बट अगर स्टूडेंट्स के लिए हम लोग उनके लिए ये ज़्यादा डिज़ाइन करें कि यू कम टू द फैक्ट्री, यू सी कि बन कैसे रहा है, हाउ इट इज़ बीन प्रोसेस्ड, और क्यों हमें को यही मटेरियल यूज़ करना चाहिए हमारे फर्नीचर्स के लिए. वंस वी एजुकेट देम, विल डेफिनेटली सी अ चेंज इन द मार्केट. स्टूडेंट्स को अगर ये पता होगा कि अगर मुझे ये वुड क्यों लगाना ज़रूरी है, वो क्लाइंट को एजुकेट कर सकेगा ना. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. कि आर्किटेक्ट तो समझो चलो बन गया, उसके बाद तो वो उनको पता रहता है, थियोरेटिकल नॉलेज तो रहता ही है, बट स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द महाराष्ट्र, मेरी फैक्ट्री इतनी पास है और बाकी भी फैक्ट्रीज हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, यू शुड विजिट एंड गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम देम. तो अभी ये नया कंसेप्ट मैंने रिसेंटली सुना, एक अराउंड 5 साल पहले भी जब मेरे घर का रेनोवेशन हो रहा था, तभी भी हमारे घर में प्लाईवुड के साथ साथ MDF यूज़ हुआ था. तो MDF समझा नहीं था मुझे क्या है, बस मेरे को समझा कि कस्टमाइजेबल कुछ तो होता है, जिससे लाइक मेरे बैक वॉल पे लगा था वो, तो कस्टमाइज़ करके कुछ हुआ था, पर वो प्लाईवुड से थोड़ा महंगा आया था, एंड वो फिनिश वगैरह वाइज में थोड़ा सा अच्छा था. तो ये लाइक MDF क्या रहता है?
सी MDF इज़ मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड है, वुड और फाइबर को मिक्स करके बनाया जाता है, एंड दिस इज़ अगेन अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्लाईवुड ओनली, ऐसा बोल सकते हैं। तो बहुत सारे टर्म्स में MDF इज़ अ गुड ऑप्शन, बट इससे अलावा भी एक ऑप्शन अभी आ गए हैं मार्केट में। जैसे हम लोग एक नेचुरल फाइबर कंपोजिट बोर्ड करते हैं नोन एज इंडो वुड, एंड ये दिस इज़ बेसिकली मेड आउट ऑफ राइस हस्क। चावल की जो खेती होती है उसका जो पैडी निकलता है उसमें से ये बनता है, प्रोसेस होकर मिनरल्स एडेसिव थर्मोफ्लास्ट यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर अगेन MDF में सबसे ज़्यादा USP जो MDF की है, वहाँ पे उसको आप डीको कर सकते हो, फिनिश दे सकते हो, कलर्स यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे लैमिनेट के कलर्स वुडन से बाहर थोड़ा आप पेस्टल्स में आना चाहते हो या आजकल के ट्रेंड के हिसाब से जाना चाहते हो, दैट इज़ अनदर वन थिंग। बट सिमिलरली इफ़ यू आर लुकिंग टू थर्मोफॉर्मेट, जैसे उसको बेंड करना है, कर्व देना है, तो उसमें फिर वो नेचुरल फाइबर कंपोजिट बोर्ड इंडो वुड काम आता है। दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट। HDHMR है, फोम बोर्ड है, PVC शीट है। सो बेसिकली ये MDF वगैरह जो है ये डेफिनेटली प्रोडक्ट ठीक है, बट इको फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी, फायर रिटार्डेंट नहीं है। वाटर प्रूफ भले होंगे बट फायर रिटार्डेंट नहीं है, तो दिस इज़ द डिफरेंस। बट इको फ्रेंडली क्यों नहीं है? इको फ्रेंडली क्यों नहीं है? क्योंकि ये केमिकल बेस्ड बनते हैं ना, केमिकल बेस्ड है। प्लाईवुड में केमिकल यूज़ नहीं होता ऐसा नहीं है, केमिकल प्लाईवुड में भी यूज़ होता है, बट टू ट्रीट द वुड इन अ बेटर वे। ये नेचुरल चीज़ है, हम लोग उसको बचाने के लिए, आगे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। बट अगेन वुड में भी अभी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, एग्री बेस्ड केमिकल्स आ रहे हैं, ताकि उसका डिपेंडेंसी हम लोग केमिकल्स पे घटाएं और इस पे बढ़ाएं, सो दैट द वुड इज़ नेचुरल इन इट्स वे। तो इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता होगा प्लाईवुड से? नॉट एक्चुअली ये क्रैकनेस का इश्यूज आता है MDF में, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। इसके लिए MDF के ऊपर से जब नए प्रोडक्ट कोई आता है मार्केट में, पीपल आर वेरी कॉशियस कि मैं ये लगाऊंगा वो लगाऊंगा, बट जब MDF अभी के अभी जब यूज़ होने लगा है, एंड पीपल आर फेसिंग इश्यूज विद दैट ऑल्सो, ऐसा नहीं है, देर आर इश्यूज। उसकी सबसे ज़्यादा खासियत ये एक चीज़ है, इसकी प्लस पॉइंट ये है कि उसकी थिकनेस वेरिएशन नहीं होती, देर इज़ नो थिकनेस वेरिएशन एट ऑल। आपको चारों कोने एक ही थिकनेस के मिलते हैं। दिस इज़ टोटली मशीन बेस्ड, so that is totally perfectly fine. But similarly now in plywood also we have come up with calibration plywood, matte plywood, wherein we don't use the upper layer of the face veneer. Face veneer is nothing but 0.35 mm का thickness का एक शीट रहता है, 8x4 का, पतली से एकदम। यू कैन से अगर GSM में उसकी बात करूँ मैं, तो 250 GSM का पेपर है वो, और अगर मैं 0.42 mm की थिकनेस की बात करूँ तो 300 GSM का पेपर है वुड का। मतलब वो वुड के पील से ही निकलता है। एज आई सेड अर्लियर कि प्लाईवुड का या लॉक का, ट्री का कोई भी एक चीज़, कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं होती है, कुछ ना कुछ उससे बनता है ज़रूर है, नेचुरल भगवान ने हमें दिया हुआ है, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। उसके ऊपर से वो जो थिन लेयर निकलती है वो धीरे से वो प्रोसेस होती है, एंड वो प्लाईवुड के ऊपर जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है प्लाईवुड का कोर विनियर से, उसके ऊपर वो लगाई जाती है, सो दैट इट इज़ प्रोटेक्टेड। इट इज़ नथिंग बट टू गिव अ फेस टू द प्लाईवुड, एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट इट। थोड़ा सा प्रोटेक्शन आ जाता है कि विनियर्स का, उसमें जो कोर विनियर अंदर लगे हुए हैं उसकी स्टेपलिंग को प्रोटेक्शन आ जाता है, दैट इज़ ऑल इट डज। एंड उसके वो लगाने से उससे क्या हो जाता है, एडेसिव का कवरेज बेटर हो जाता है, लैमिनेट जल्दी उसको सोक करता है। डायरेक्ट कोर विनियर से एडेसिव का कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर हम लोग डायरेक्ट मैट प्लाई लगाने गए तो कहीं ना कहीं आपको एडेसिव भी उसी कैटेगरी का यूज़ करना पड़ेगा, यू कैन नॉट यूज़ अ नॉर्मल एडेसिव टू इट। दैट इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट, वेयर इन आप नेचुरली चीज़ सेव कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑलवेज लुकिंग आउट टू द बॉन्डिंग ऑल्सो ऑफ द फर्नीचर, दैट इज़ टोटली परफेक्टली फाइन। सो एज अ मैन्युफैक्चरर ये आप कर सकते हो या आपका एक कॉम्पिटिशन हुआ? अबाउट द कैलिब्रेशन प्लाईवुड, MDF की बात, MDF वी कैन सेटअप, ऐसा कुछ नहीं है, बट वी आर नॉट लुकिंग एज अ अल्टरनेटिव, इट इज़ जस्ट यू कैन A new gimmick, ऑल्सो, a new addition. या इट इज़ जस्ट एज इन कि आपने गाड़ी में सनरूफ लगा दिया हो, ये इतना ही सी फ़र्क है। गाड़ी तो गाड़ी ही है ना, गाड़ी आज भी स्टील की बनती है ना। नहीं, बट फॉर एग्जांपल जैसे अभी बेड के पीछे MDF लगाया, तो बेड बैग अगर में plywood भी MDF लगा नहीं सकते होता तो क्या मैं वहाँ पे प्लाई लगाता? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिनिश करना पड़ेगा सिर्फ प्लाईवुड को। एंड वेर इन जैसे अभी नेचुरल फाइबर कंपोजिट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो कैन बी फिनिश्ड। तो उसका तो वो तो नेचुरली भी है, फायर रिटार्डेंट भी है, वाटर प्रूफ भी है, UV रेजिस्टेंट भी है। सो देर आर मैनी, एंड प्लस इट इज़ टोटली नेचुरल,
and plus it can be recycled. We offer a 33 years of warranty over termite. तो बेसिकली आपको जब भी आप प्लाईवुड लेते हैं तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कमर्शियल मॉइस्चर रेजिस्टेंट और मे बी अ वाटर प्रूफ प्लाईवुड. कमर्शियल इज़ नथिंग बट अ नॉर्मल वुड प्रोसेस्ड इनटू अ शीट फॉर्म एंड देन मेड टू ऑर्डर और आपको लगा दिया जाता है. देयर इज़ नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द टर्माइट्स और रादर आई शुड से फ्रॉम द वाटर. तो वो खुलनी है क्योंकि लेयर फॉर्म में है. वंस द वाटर एंटर्स इनटू इट विल डीलैमिनेट. सिमिलरली मॉइस्चर रेजिस्टेंट. अभी हम जो ग्लोबल वार्मिंग का जो क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं उससे क्या होता है कि आज दिसंबर में भी हमने अभी फेस किया कि नासिक में बारिश भी हुई, फॉग भी था. जनवरी में अभी थोड़ी सी बारिश पड़ी वापस पीछे से. सो वो मॉइस्चर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और वुड इज़ हाईली रिएक्टिव टू द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एंड वी रिमूव द मॉइस्चर इन द ड्राइंग प्रोसेस एंड देन वी इन अ डेंसिटी प्रेस में उसको डेंसिफाई करके हॉट प्रेस में एंड देन वी प्रोसेस इट. दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस बट इट हैज़ नो protection over the water resistancy. Again, when you come about the waterproofing, we provide a 710 ISI 710 boiling waterproof ka test we do, and we have that machinery equipped and the resin also, the formaldehyde that we use, totally equipped with, to face the resilience over water. So उसमें कॉस्टिंग बढ़ जाती है ना. देर आर टू एस्पेक्ट्स. नाउ अभी अगर आपको मटेरियल लेना है, मटेरियल तो आपने लेना है, सब चेक करके लेना है, कहाँ से लेना है, सब टर्म्स एंड कंडीशंस आपको, जो लेबर उस पर काम करेगी, जो डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहा है उससे सब नेगोशिएट करना है वगैरह वगैरह. देर आर टू थिंग्स. अगर आप पुराना घर रेनोवेट कर रहे हो, सो वी हैव टू लुक एट द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑफ द हाउस. बिल्डिंग कितनी पुरानी है. सो व्हेन वी से कि कीड़ा लग गया, सी प्लाईवुड में फैक्ट्री में जब तक वो सदर्न रीजन का प्लाईवुड ना हो, जहाँ पे जो साउथ इंडिया है हमारा, तीनों साइड से सी से भरा हुआ है. 3 साइड्स आर कवर्ड फ्रॉम द सी. तो उसमें क्या होता है, वो एक लकड़ी का एक मीठापन उसमें आ जाता है एंड टर्माइट्स आर बाउंड टू हैपन ओवर देयर. उसका रेजिस्टेंसी उसमें कम है साउथ इंडिया का प्लाईवुड का. वेर इन अगर उसके प्रोसीजर्स किए जाए तो उसमें भी होता है बट वो मार्केट में कभी कोई प्रोवाइड नहीं करता है बिकॉज ऑफ द कॉस्टिंग. सिमिलरली अगर आप हमारे फैक्ट्री से या नॉर्थ साइड से आप जाते हो तो कोर हमेशा फ्रेश होती है बिकॉज दिस इज़ अ एग्री वुड. हम लोग इसकी फसल करते हैं, खेती करते हैं, वो कटता है एंड अगेन जहाँ पे एग्जाम्पल जैसे अभी हम एप्पल लेते हैं, एप्पल लिया, जहाँ से वो काला है वहाँ से वो कट कर देते हैं, जहाँ से वो सड़ने लगता है दैट इज़ बीन कट इन द फैक्ट्री इटसेल्फ. द कोर क्वालिटी इज़ फ्रेश ऑलवेज. तो कीड़ा कभी अंदर पलप नहीं रहा होता है. दिस इज़ द डिफरेंस इन अर्लियर टाइम्स एंड नाउ टाइम्स. अभी जब वो प्लाईवुड आ जाता है घर पे हमारे, तो वो कीड़ा लगने का सवाल पैदा नहीं होता है जब तक आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंटैक्ट है. वेरिन अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की मैं बात करूं, या जो सॉइल जहाँ पे भी अभी ज़मीन है नहीं, जहाँ देखो बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, बट वो सॉइल की क्वालिटी बात करेगी उसकी. बिल्डिंग नो डाउट गिरेगी नहीं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होगी या क्या होगा वगैरह वगैरह, वो उनका म्यूनसिपैलिटी का काम है और वो इंजीनियर्स का काम है, वो हमारा काम नहीं है. हमारा काम ये है कि बिल्डिंग कितने भी साल पुरानी हो या कितने भी साल नहीं हो, उसमें रेजिलेंस कैसा है. हम लोग चूज़ क्या करें, वाटरप्रूफ चूज़ करें या मॉइस्चर रेजिस्टेंट चूज़ करें या कमर्शियल ग्रेड चूज़ करें. सिमिलरली अगर मैं घर में अगर ये लगाता हूँ, वाटरप्रूफ लगाता हूँ, वहाँ पे लगाना क्यों है. अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लीकेज का इशू है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पुरानी है, हो सकता है बिल्डिंग को काफ़ी साल हो गए हो, मे बी 10-15 साल हो गए हो, और वहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस की जाती है बिल्डिंग में, किसी एक कोने में लीकेज हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है हमारे कोने में नहीं होगा. आपको पता नहीं है कि बिल्डिंग में कहाँ से किधर से पानी आके आपके फर्नीचर को डैमेज करेगा. So it is recommended to go for a boiling waterproof ply. And places like Mumbai, surrounding places like sea, वहाँ पे bound to be you have to use boiling waterproof ply. Similarly in the hilly areas, hilly regions. अभी नासिक एक ऐसी जगह है हमारी, it is a valley surrounded with the mountains and we are in the middle. So we have such a terrain here and all over the country also. वी हैव सच अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट. सारे प्रकार के हमारे क्लाइमेट्स होते हैं. हम लोग अगर नॉर्थ साइड की बात करें, दिल्ली वगैरह की, तो वहाँ पे एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट है. हमारे यहाँ पे नासिक में इतना एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट अभी तक नहीं है, बट लास्ट हमारे गर्मियों में भी वी टच्ड अराउंड 42 डिग्रीज इन द समर्स. तो अभी उसमें ऐसा है, बॉइलिंग वाटर प्रूफ में रेजिलेंस
वाटर का तो आता ही आता है, अगर हम लोग वो चूज़ करते हैं तो गर्मी सहन करने की शक्ति भी उसकी ज़्यादा आती है, क्योंकि उसकी मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि 3 प्रोसेस है। कमर्शियल में हम लोग नॉर्मल मॉइस्चर रिमूव करके हम लोग उसको आगे प्रोसेस कर देंगे। मॉइस्चर रेजिस्टेंस में हम लोग उसका मॉइस्चर 2 टाइम्स निकालेंगे, ड्रायर से भी पास करेंगे, कोल्ड प्रेस से भी पास करके उसको हीट निकाल के उसको निकाल के देंगे। बॉइलिंग वाटर प्रूफ में ये सारे ट्रीटमेंट्स तो फॉलो होंगे ही होंगे, उसका रेजिन अलग बढ़ेगा। तो 3 स्टेजेस है। फिर उसके बाद आती है कैलिब्रेशन की स्टेज, जहाँ पे थिकनेस वेरिएशन निकाली जाती है। बिल्कुल आपको नेकेड आई से भी आपको एकदम थिकनेस सीधी मिलेगी, पॉइंट टू पॉइंट परफेक्ट मिलेगी। दिस इज़ द इफेक्ट। इसमें क्या होएगा, बॉइलिंग वाटर प्रूफ से आपको सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिल जाती है, एंड द प्लाई इज़ लॉन्ग लास्टिंग। यही है कि आप घर में इसको चेक कर सकते हैं। एंड नाउ अगर बजट कॉन्स्टेंट है, एटलीस्ट गो फॉर अ BWR और मे बी अ बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट और मे बी अ मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाई। दिस इज़ वॉट वी सजेस्ट। कमर्शियल हाँ वहाँ यूज़ कर सकते हैं जी, द नेम इटसेल्फ सेज कमर्शियल। शॉप है, स्टाफ ज़्यादा है, आपका लेबर है जो काम करने वाला है, ड्रॉर्स को पटकने वाला है, उठा पटक का काम है, वेयर एंड टेयर ज़्यादा है जहाँ पे, वहाँ पे आप ये यूज़ कीजिए। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द इंटीरियर्स कैन बी चेंज्ड। दिस इज़ व्हाट वी सजेस्ट। और मे बी इन द एक्सपोर्ट कैटेगरी कमर्शियल्स आर सजेस्टेड। ठीक है, हमारे को यूज़ एंड थ्रो ही करना है तो देन इट्स ओके। दिस इज़ द डिफरेंस। एंड इसके अलावा आई फील हमारे को सबसे ज़्यादा जो आज चीज़ की ज़रूरत है वो है कि जब प्लाई नए कंस्ट्रक्शन में आती है, जब जहाँ नए कंस्ट्रक्शन में फर्नीचर यूज़ हो रहा हो, वी शुडंट गो बियॉन्ड बिलो, आई फील बिलो मॉइस्चर रेजिस्टेंट, एटलीस्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि लोगों के आम सोच क्या है, दोनों साइड से तो लैमिनेट लगेगा। वी ऑल्सो रिकमेंड कि आप सामने से कलर लैमिनेट तो लगा ही रहे हैं, जो भी आपकी जो चॉइसेस हैं वगैरह वगैरह, इनर लैमिनेट लग रहा है आपके ड्रॉर्स के लिए वगैरह वगैरह, बट पीछे भी हम लोग रिकमेंड करते हैं। दिस इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस ऑल्सो, बट स्टिल अगेन वो लैमिनेट के पेपर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड। लैमिनेट फिनोलिक है कि नहीं, वाटर प्रूफिंग सजेस्ट, वो उसको झेल पाएगा कि नहीं, उसके पेपर पे है कि नहीं, वो भी तो देखिए। तो वो चीज़ें अगर आप करते हैं तो यू कैन यूज़ अ मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाई, बट इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड टू यूज़ अ बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई, बिकॉज उसमें आपके कंडीशंस आज ये हैं, कल क्या होंगे हमें नहीं पता। एंड इट इज़ ऑलवेज सेड दैट कि ऑलवेज एक्सपीरियंस ऑल्सो, जो मॉइस्चर कंटेंट जो फैक्ट्री में है, मे बी जो वेयर हाउस में है, वो आपके घर से बिल्कुल ही अलग हो। बिकॉज जो हम घर पसंद करते हैं, हमारे को हवादार वेल वेंटिलेटेड फ्लैट चाहिए होता है, चारों ओर से रोशनी आए और धूप आए, तो उसको वहाँ पे जाने के बाद एक सोल्जर को कहाँ पे कौन सी गोली लगने वाली, यू कैन नॉट सजेस्ट, राइट? He has to be there at the border and he has to secure the country. Similarly, the ply has to be at the border and secure your furniture for coming years. This is as simple as that. अगर हम लोग उसको AK-47 या मे बी उसको जो हथियार है वो देंगे ही नहीं, तो वो बेचारा सहयोग क्या करेगा? और यही है सर, जितनी भी थोड़ी सी चीज़ है कि अगर एक भी मछली ने तालाब ख़राब कर दिया तो पूरा, अगर कीड़ा एक यहाँ से भी कहीं से भी लग गया तो आपके पूरे फर्नीचर को डैमेज करेगा। तब आपका फिर वो कॉस्टिंग, वो बजट, वो सब जरी तो पानी में चली गई ना। इससे बेटर है कि सर आप एक दिन खर्चा करो। हम लोग ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि यार बिल्डर के पास पेमेंट दिया, फिर उसके पास पेमेंट दिया, वो प्लाईवुड के स्टेज आते आते, फर्नीचर के स्टेज आते आते थक जाता है। पर सर इसी का रीज़न है कि आप धीरे करो, एक एक रूम करके करो, बट करो तो ऐसा करो कि वो सालों साल चले, कभी देखने की ज़रूरत ना पड़े। आज टोयोटा की गाड़ियाँ, जापानीज़ गाड़ियाँ क्यों चलती हैं इतना? ज़ीरो टॉलरेंस। आप भी वो अपने घर में रखो ना कहीं कि इस चीज़ पे मैं टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिस विल बी अ डिफरेंस देन। ये डिफरेंस आप अपने अंदर लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको, आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, मे बी जो कॉन्ट्रैक्टर, लेबर, जो कारपेंटर काम कर रहा है, उनकी भी सलाह आपको सही लगेगी। दिस इज़ नथिंग कमर्शियल इन इट। कोई भी ये नहीं चाहेगा, आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर, कि मेरे पास मेरा क्लाइंट एक ही बार आए, दूसरी बार मुझे याद ही ना करे। वो हमेशा चाहेगा अगर मैं उसको राइट सलाह दूंगा तो मेरी वर्ड माउथ पब्लिसिटी तो होगी ही होगी, वर्ड ऑफ माउथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मेरा काम अच्छा होगा तो वो मेरे पास आने ही वाला है, यहाँ उसके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी काम, ये चीज़ है। बट अगर किसी को ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना हो, आपका तो 1995 से है, बट अगर आज किसी को डालना हो तो उसका क्या कॉस्टिंग जाएगा, क्या वो डाल सकता है, और उसके चैलेंजेस क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है चैलेंजेस, और आपको क्या चैलेंजेस आते हैं मतलब इतने पुराने होने के बाद? आज सबसे पहले तो मेरी फैक्ट्री, मेरा प्लांट
मेरे लिए अनमोल है। बीइंग इन महाराष्ट्र, कहीं ना कहीं ये चीज़, ऑल क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट, कि अगर उन्होंने इकोसिस्टम लाया होता तो शायद यहाँ पे लाइसेंसेस ओपन होते, कंपटीशन उतना ज़्यादा होता और मेरे इसकी वैल्यू उतनी कम होती, या कॉम्पिटिटिव होती रादर वुड से। बट इन द सिमिलर मैनर, आज इंडस्ट्री लगाने जाएंगे अगर, पहले तो वुड इंडस्ट्री के हालात बहुत टफ सिचुएशन में, क्योंकि कॉस्टिंग्स रेगुलरली बढ़ रही हैं। कोई भी आज आदमी मतलब डेयरिंग नहीं कर रहा, क्योंकि आम तौर पे हमारे यहाँ पे कहावत है, मैन्युफैक्चरर को बॉडीज़ में बहुत सारे फ्रैक्चर होते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम की बात है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, टीम वर्क, आप टीम बना सकते हो, टीम बिल्ड कर सकते हो, यू आर पैशनेट अबाउट वुड, डेफिनेटली वुड की इंडस्ट्री लगाओ, डेफिनेटली। सर, वी हैव 2700 आर्किटेक्ट्स इन नासिक, registered architects. I don't know how many are coming now. हमेशा आपके कॉलेजेस, स्कूल, स्टूडेंट्स बन रहे हैं, आर्किटेक्ट्स परस्यू कर रहे हैं, आर्किटेक्ट का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स परस्यू कर रहे हैं। एंड दिस इज़ जस्ट द नंबर ऑफ नासिक। बॉम्बे में मैं आपको कितने हज़ारों बताऊँ, पुणे में कितने बताऊँ, इंडिया में कितने बताऊँ। उन आर्किटेक्ट्स के पीछे वो उसके टीम्स कितने हैं, उनके प्रोजेक्ट्स कितने हैं। वी आर स्टिल फॉलोइंग ऑफ शॉर्ट ऑन द सप्लाई, बट स्टिल द डिमांड इज़ नॉट लेस। आज भी यूथ भले हमारे देश में ज़्यादा होगा, बट वुड लवर्स बहुत हैं। सो जो हम जब घर में बैठते हैं, नॉर्मली द एल्डर्स टेक डिसीजन, नॉर्मली इतना जल्दी वो लोग किसी और चीज़ पे शिफ्ट नहीं करेंगे। हमारे को पता है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, दैट्स द रीज़न वुड अभी तक एग्जिस्टेंस में है मार्केट में। हम बहुत सालों से सुनते हैं वुड तो रहेगा ही नहीं, पेड़ नहीं रहेगा, बट नहीं, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी बहुत है। वो एस्पेक्ट से हमें ये नहीं देखना चाहते ग्लास खाली है, ग्लास आधा भरा हुआ है अभी भी। एंड परसेप्शन की बात है, एंड वंस इट इज़ इम्प्रूव्ड, थिंग्स विल इम्प्रूव। और आपको इंडस्ट्री अगर लगानी है तो पहले तो सर लगेगा, करोड़ों रुपया लगेगा, दैट इज़ देयर। एंड इससे ज़्यादा कि आपको सब्सिडीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है, आपको मशीनरीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है, आपको रिलेशंस चाहिए जहाँ पर आपको गाइडेंस सही मिल सके कि कैसे प्रोडक्शन लेनी है, प्रोडक्शन करानी है। और कंटिन्यूसली R&D होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए प्लांट में, मार्केटिंग होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इट इज़ एज आई सेड, द परचेज साइड ऑल्सो, द सप्लायर साइड ऑल्सो इन द वुड, जहाँ से वुड लॉग से कोर विनियर तक की प्रोसेस है, जब फैक्ट्री तक पहुँचने की प्रोसेस है, इट इज़ स्टिल वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, रादर वुड से सेमी ऑर्गेनाइज्ड। तो वहाँ पे जैसे जैसे गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी, वैसे वैसे ट्रेंड में भी चेंज आएगा, मार्केट में भी चेंज आएगा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक सेपरेट ही एकदम वुड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हो, बिल्कुल ही, मतलब टोटली फोकस्ड अपॉन द वुड। क्योंकि जितना गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेगी ना, उतना लोग भी इसको सीरियसली लेंगे, जॉब्स आएंगे, एंड पीपल विल वांट टू हैव अ ग्रेट 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 इंटीरियर्स डन। इसमें आपको आगे 5 साल का जो फ्यूचर है वुड इंडस्ट्री का, आपको क्या लगता है, वेयर विल इट हेड? वुड इंडस्ट्री का फ्यूचर अगर मैं बोलूँ तो देर आर अ लॉट ऑफ मटेरियल्स कमिंग इन, people like architects and interior designers are ready to exploit a lot of materials. It is totally अभी थोड़ा सा इसके लिए वापस बैक जाते हैं। मुझे नहीं पता कि कोविड एक बीमारी थी, कोविड मैनमेड थी या नेचुरल थी, या मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ पता है कोविड बीमारी थी, कहीं ना कहीं वो चाइना से ही आई, कहीं ना कहीं वो अनसर्टेनिटी चाइना के वजह से आई। अगर उन्होंने टाइम पे वर्ल्ड को इन्फॉर्म कर दिया होता इस चीज़ के बारे में कि दिस इज़ द डिसीज़, दिस इज़ द इन्फेक्शन दैट वी हैव इन आवर कंट्री, द वर्ल्ड बेटर टेक केयर अबाउट इट। एटलीस्ट वो कम्युनिकेशन उनको, कितना भी आप कैपिटलिस्ट हो या कैपिटलिज्म में चलते हो या नहीं, यू आर इन अ वर्ल्ड, दिस इज़ अ बिग फैमिली यू आर रनिंग, एंड यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल मेम्बर। यू शुड हैव एटलीस्ट, उनको उतना क्रिटिसिज्म कम मिलता, दे शुड हैव kept us informed। और उस टाइम पे वो मार्केट जो आज, जो हमारे आगे की 5 साल की तकलीफ़ें हैं, वो शायद नहीं होती या कम होती, बट अगेन कि किसी के हाथ में नहीं होता है, बट ये चीज़ इनके हाथ में थी। सो अगर ये चीज़ नहीं होती तो कोविड में इतनी अनसर्टनिटीज नहीं आती अगेन। बट इसके पीछे और जाते हैं तो GST आया, टैक्स रिफॉर्म्स आए, ई-वे बिलिंग्स आए, तो इसके रिफॉर्म्स में भी काफ़ी चेंजेस आए, एंड द इंडस्ट्री स्टार्टेड टू रनिंग।
मतलब ये चल रही थी पर अभी भागने लगी है। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा था यार पहले तो 28% टैक्स था वुड में, एंड देन अगेन सीरियसली थिंग्स हैपेंड एंड इट गॉट रिवाइज टू 18%। दैट इज़ ओके, बट स्टिल अगर आपको इतना ज़्यादा बढ़ावा देना है, द गवर्नमेंट मस्ट थिंक अबाउट द टैक्स चेंज. There should be a tax change in the wood industry and things will change because the major thing, no doubt GST आने के बाद हम अदर ब्रांड्स जैसे नॉर्मली जो ब्रांड्स होते हैं उससे ज़्यादा जो MSMEs को उनको बढ़ावा मिला है, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट वी हैड एंड वी आर हैविंग इट ऑलरेडी. इसके अलावा भी मुझे लगता है कि हमें और काम करने की ज़रूरत है. और 5 साल आगे के 5 साल मटेरियल्स तो बहुत आ रहे हैं, पीपल आर ट्राइंग आउट इको फ्रेंडली मेथड्स क्या हैं, कुछ और आ सकता है क्या, बट मेरे हिसाब से आगे के 5 साल वो तब डिसाइड होंगे जब लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे वुड के ऑल्टरनेटिव्स पे जाना है या वुड पे जाना है. जहाँ तक वुड की बात है तो वुड इज़ देयर एंड इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. सर हमारे को आज 1995 में जब प्लाईवुड का जब इंडस्ट्री हमारा लगा था तो पेट्रोल डीजल के क्या रेट थे, मे बी अराउंड 20-25 और 35 डीजल था होगा, पेट्रोल होगा, ऐसा कुछ होगा. अभी क्या रेट है? सिमिलरली एवरीथिंग इज़ गोइंग थ्रू द इन्फ्लेशन, उसको कुछ नहीं कर सकते. अब आमतौर पे जो आदमी कमाता था, जो 100 में पगारें होती थी, हज़ारों में आज लाखों के लोगों के पैकेज होने लगे. तो इट इज़ परफेक्टली नेचुरल टू हैपन रादर देन सेइंग कि इंटीरियर कराना बहुत महंगा पड़ा. या आई अग्री, हाउस इज़ अ नेसेसिटी एंड डूइंग इंटीरियर डेकोरेशन इज़ अ लग्जरी. आई स्टिल अग्री एंड आई एम नेवर गोइंग टू चेंज दैट फैक्ट बिकॉज आज हम लोग मूवीज़ बनते देखते हैं घरों के लिए, घर बनाने के लिए कितने स्ट्रगल्स होते हैं. दैट इज़ वन पार्ट. बट जब घर अंदर से बनाना है, क्योंकि लोगों को लगता है घर छत होना ज़रूरी है, मैं ज़मीन पे सोने को तो सो जाऊँगा, बट अगर आप इस चीज़ को ढंग से प्लान करें तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है. इसमें भी आगे के 5 साल इसी चीज़ पे डिसाइड करता है कि आपको किस मटेरियल में जाना है, कैसा काम कराना है, आपको ट्रेंड के साथ जाना है या आपको इसके साथ जाना है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है जो आपको सूट कर रही हो. ज़रूरी नहीं है कि मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट कर रही है, ज़रूरी नहीं मुझे कीटो डाइट सूट कर रहा है. वो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए एंड गो अहेड विद इट. 5 साल सिर्फ और सिर्फ वुड इंडस्ट्री के लिए नहीं, जो लैमिनेट इंडस्ट्री है, जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, एडेसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए भी टफ है क्योंकि डॉलर रेट का उछाल ऊपर नीचे उछाल चालू है. वी आर हैविंग इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर एंड वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू 2 वॉर्स. रशिया यूक्रेन एक हुआ, देन सेकेंड इजरायली और गाज़ा जो मैटर चालू है. सो वर्ल्ड की अनसर्टनिटी भी इस पर डिलीवर करती है इसी चीज़ पे. इसके अलावा जैसे अब अफ्रीकन कंट्रीज़ आर मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स एक्सपोर्टिंग द वुड एंड अगेन नेपाल में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं वहाँ पे. तो वो चीज़ इस पे फिर हो सकता है कि अगर हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक्शंस नहीं लिए तो हो सकता है कि हम लोग वापस वो इम्पोर्ट ट्रैप में बस जाए. क्योंकि फंसना इसलिए क्योंकि हम लोग अगर हमारे रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारे को कहीं ना कहीं से तो माल मंगवाना पड़ेगा ही. कंजम्पशन तो है ही, उसकी डिमांड तो है ही. तो 5 साल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे को हमारे घर में कितना बढ़ावा देना है इस इंडस्ट्री को. एंड वुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लेबर दिन का एक हेल्पर 500 रुपये भी लेता है, 700 रुपये भी लेता है, कोई 1000 रुपये भी लेता है. और इस पर नो एंड लिमिट है, जितना आप करने जाओ वैसे कारीगर हैं हमारे पास. सर सिर्फ काम करने की नीयत है और मतलब इसके अलावा अगले का पैशन है कि मुझे ये चीज़ करनी है. हम लोग अगर बहुत सेट तरीक़ों में जाएंगे ना, तो ऑर्गेनाइज तरीक़ों में, तो घर बन नहीं पाएगा. आप इमेजिन कीजिए, आप आइकिया गए, आपने फर्नीचर देखा, हाय जी मैंने तो इतना किया, मैं तो इतना चला. इसको थोड़ी स्ट्रगल बोलते हैं, इसको स्टोरी थोड़ी बोलते हैं. स्टोरी इज़ व्हेन you started building it from scratch. IKEA is what is IKEA doing to you? It is giving you a carton, do it yourself, that they are calling it DIY and this is not a trend. अगर ये लर्निंग करनी है तो स्कूल कॉलेज में हमारे गवर्नमेंट्स को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि इन लोगों को एक इनकम सोर्स के अलावा कि एक वर्किंग उनको आनी चाहिए. एग्जाम्पल, इफ़ आई हैविंग इंटरेस्ट इन माई कार्स, तो मुझे मैकेनिकल वर्क भी आना चाहिए, थोड़ा इलेक्ट्रिशियन वर्क भी आना चाहिए, कारपेंट्री वर्क आना चाहिए. दिस इज़ हाउ यू एजुकेट. नॉट अपने आप को एजुकेशन दीजिए किसी को पैसा खर्चा करके कि मैं उसकी चीज़ लेके आऊँ और खुद ही लेके बैठा हूँ. दिस इज़ नॉट यू कॉल, दिस इज़ नॉट अ स्टेटस सिंबल अकॉर्डिंग टू मी. बट अगर आपको घर के अंदर जान डालनी है तो
एक एक चीज़ आप ऐसी सजाइए, आप उसको बताइए, सोर्स कीजिए, उससे बनवाइए एंड टेलर मेड, एंड यू विल नो द डिफरेंस. ऐसे ही नहीं कहते थे बड़े लोग, जब मैं अंतिम सांस अपने अपने घर में लूँगा रादर देन टेकिंग इट इन द हॉस्पिटल. बिकॉज उनकी जान बचती थी क्योंकि वो खड़े रहकर बनवाते थे, ना कि किसी शॉपिंग मॉल में जाके. दिस इज़ द डिफरेंस. एंड आई होप टू सी, क्योंकि कुछ ना कुछ पैशनेट तो मेरे जैसे भी लोग होंगे ही जो इस चीज़ को समझते हैं. नो डाउट टाइम कंज्यूमिंग है, बट टाइम आज किस में नहीं लगता सर, किस में नहीं लगता, आप मुझे बताइए. हमारे को हर चीज़ फास्ट चाहिए, ठीक है, हम कुछ चीज़ों पे फास्ट हो जाएंगे, हर चीज़ फास्ट नहीं कर सकते. अगर ज़िंदगी के 25 साल आपको निकालने हैं और आप हर चीज़ बोलेंगे 25 साल के लिए, आप 25 दिन आप घर बनने के लिए नहीं देंगे, 3-4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स में भी, कहीं कहीं घर की वैल्यू मतलब डिपेंड करता है उस पर. एक नॉर्मल इंटीरियर 3 BHK का, इट इज़ अ गुड टाइम बिटवीन 2 to 3 months इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑन पेपर. The design is ready, the team is ready, the material is in hand, provided that your budget doesn't go out of your hand. 3 months, 100 days is perfect. इससे ज़्यादा ना जाना चाहिए, इससे कम ना लेना चाहिए. एंड आप बोलेंगे मैं 10-15 साल में घर चेंज करूँगा, तो सॉरी, वो आपके लिए इंटीरियर डेकोरेशन आपके लिए चीज़ है ही नहीं. इट इज़ जस्ट अ जुगाड़ दैट यू आर डूइंग, going to a mall and getting things and going to maybe a second hand market and purchasing things, and that is just a jugaad. But if you really want to add a flavor to your house, you will need to build it from a scratch. डेफिनेटली. ये MTR का कोई रेडीमेड पैकेट नहीं है ना. हम लोग हॉस्टल में नहीं ले रहे. प्रोवाइडेड, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, अगर आप जॉब करते हो, यू आर लिविंग इन अ सिटी, यू माइट शिफ्ट योर जॉब्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, देन यू मे हैव एन MTR का पैकेट. डोंट कुक योर फूड एवरी डे. बट अगेन उसको पता है, हमारे को भी पता है कि इसके कॉस्ट क्या है, इसकी हम लोग जो खा रहे हैं उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वी नो दिस. हम लोग रोज़ उसको कंज्यूम नहीं कर सकते. देयर डिज़ाइंस माइट बी गुड. हम लोग कुछ चीज़ें उनका टच ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, थोड़े थोड़े चीज़ों का हर जायका लीजिए, बट मेजर फाउंडेशन अपने घर की मजबूत रखिए. और मजबूत इसी चीज़ से होगी और किसी चीज़ से नहीं होगी. वी हैव टू गो द नेचुरल वे, and we are there to deliver strength in each layer then. It was great talking to you. Thank It was you. great having you. Thank you.